जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग एकदम मस्त। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज एकदम लाउड एंड क्लियर आ रही है? कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? फटाफट बताओ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज एकदम मस्त आ रही है कि नहीं? ऑलराइट गाइस, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्यों मिले हैं सर आज हम यहाँ? आज हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अवेटेड रिवीजन करना है। हम लोगों को एमसीक्यूज करवा दो सर। अब चलो मैं आपको बताता हूं, एमसीक्यूज हमको दो तरह के करने हैं। एक तो जो आपके आईसीआई ने इंडिविजुअल एमसीक्यूज बना रखे हैं, और दूसरा जो आईसीआई ने 40 इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो बना रखे हैं। ये जो एमसीक्यूज है ये हम करने वाले हैं हमारे मेरे मॉड्यूल से। ये मॉड्यूल आपका अल्टीमेट सोल्यूशन मॉड्यूल है। अगर आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो तो आपको ये मॉड्यूल आया होगा, या अगर आप फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, रिवीजन के कहीं के भी स्टूडेंट हो, तो आपको ये मॉड्यूल जो है नीचे दिए हुए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सर ये नोट्स में मैंने क्या किया है, मैंने जो आईसीआई के जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज थे ना, उसको तो चैप्टर वाइज तो डिवाइड किया ही किया, साथ में कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया, एबीसी कैटेगरी। पर ये वाला पोर्शन जो है फिलहाल के लिए मैं नहीं छू रहा हूं। क्यों नहीं छू रहे हो सर? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम रिविजन के साथ चैप्टर के बाद थोड़ी थोड़ी देर भी करोगे तो 10-10 मिनट में एक एक चीजें खत्म हो जाएगी। तकलीफ कहां पे आती है सर? तकलीफ यहां पे आती है जो हमारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज है, जो 40 इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज है। तो आज के दिन आपको ये 40 में से जो ए कैटेगरी ए केस सिनेरियोज है, जो यहाँ पे करीबन 15 से 17 ए कैटेगरी केस सिनेरियोज है, वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूं फटाफट। अब मेरे ये नोट्स की एक खासियत जो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, कैन डायरेक्टली सॉल्व एमसीक्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं जहां पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर सिर्फ सीधा एमसीक्यू पढ़ोगे तो वो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहां पे मैंने बना करके लिख दी है। यहां पे लिखने से क्या होगा सर, मैंने तो आपके मेन जहां पे केस स्टडी है ना वहां लिख दिया, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता चल जाए कि भैया यहाँ पे केस स्टडी पढ़े कि नहीं पढ़े। तो सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं खोज रहा हूं अपना पेंसिल। अबे पेंसिल वो नहीं, ये वाला पेंसिल, ठीक है। सुनो सर, शुरू करते हैं। ब्लर हो गया शुभम, अब मेरी बात सुनो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर ये जो बुकलेट है इसमें आ जाओ आप लोग, पेज नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 86 के करीबन। हाँ जी सर, पेज नंबर 86 पे, जो मेरे बुकलेट का 84 पेज नंबर है, उस पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, कैन यू सॉल्व दिस एमसीक्यू डायरेक्टली विदाउट रीडिंग दिस केस? नहीं, आपको केस पढ़ना पड़ेगा। तो सर एक बार हल्का हल्का केस पढ़ने के पहले, मैं क्या बोल रहा हूं, फिर भी केस पढ़ने के पहले एक बार अपन सॉल्व करने का ट्राई करते ना, क्या ही बिगड़ेगा। मैं बोल रहा हूं हमारा अप्रोच पूरे एमसीक्यूज के लिए ये रहेगा कि हम सारे एमसीक्यूज करेंगे। हाँ, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है, अगर आपके पास आईसीआई बुकलेट है, तो आईसीआई बुकलेट के भी केस स्टडी 6 में चले जाओ, ये सेम ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये सारे आईसीआई के क्वेश्चंस हैं। मैं तुमको 100 बार बोल चुका हूं, आईसीआई की बातों से ज्यादा मेरे को कुछ आता ही नहीं है। पढ़ाना तो दूर की बात है, मेरे को आता ही नहीं है। ठीक है, सुनो सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सीधा एमसीक्यू देखते हैं, बच्चों वाले तुम कर लोगे। देखो क्या लिखा है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ। दोस्तों मैं कई जगह आपको ना कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। आपको घुस घुस करके पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम की थोड़ी कमी है। जिनके पास भरपूर टाइम है, आप लोग आराम से बैठो, पूरा केस स्टडी पढ़ो, आंसर पढ़ो। बहुत ज्यादा वैल्यू एड उससे होगा नहीं, पर आप लोगों के मन को तसल्ली मिल जाएगी। पर मैं जिस तरीके से करवाने वाला हूं, उससे 1 रुपया ज्यादा भी तुमको नहीं करना है इन एमसीक्यूज के लिए। सुनो सबसे पहले क्या लिखा है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ। अब सर मेरी घड़ी शुरू हो जाती है, 7:36 हो रहा है, मैं ये 8:40 तक ये वीडियो खत्म करना चाहता हूं, और आप लोगों का इससे ज्यादा वर्थ इट भी नहीं होगा टाइम। तो मेरे साथ अपनी स्पीड बनाए रखना कृपया करके। दोस्तों, after the appointment of O15 as additional director on 6th April, another board meeting of SCL was held on 17th
अगस्त आपने एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया और उसके बाद 17 अगस्त को क्या किया, बोर्ड मीटिंग हेल्ड किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ऑप्शंस में चूज करो विच इंडिकेट्स द कोरम ऑफ द करंट बोर्ड मीटिंग। करंट बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होगा? ऑप्शन क्या दिया, 9 डायरेक्टर, 5 4 2 डायरेक्टर्स। मतलब सबसे पहले ये बताओ सर, बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होता है? बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होता है दोस्तों, बोलो ना, कोरम क्या होता है बोर्ड मीटिंग का? तो मैंने कहा बोर्ड मीटिंग का कोरम सेक्शन नंबर, सर सेक्शन नंबर 174। कोरम क्या होता है? कोरम विल बी वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और टू डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। वन थर्ड ऑफ द टोटल मेंबर और टू डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ढूंढना है, उसका वन थर्ड निकालना है और अपना काम हो जाएगा। सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं देखते हैं इस कंपनी में। एचसीएल लिमिटेड करके एक कंपनी है, पढ़ो थोड़ा सा मेरे साथ। एचसीएल लिमिटेड करके एक कंपनी है मेरे भाई लोग, दोस्तों मेरा आपसे नमन निवेदन है, मैं चैट में इंपॉर्टेंट चैट्स देखना चाहता हूं। अगर आप मेरे को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि हर समय एक नया बंदा आएगा। तो कृपया आपस में एक दूसरे को थोड़ी सी सहायता करें और मेरे को आगे बढ़ने दें और मेरे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने दें। प्लीज हेल्प लिखेंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। सर सुनो क्या लिखा है केस स्टडी में। केस स्टडी में लिखा है शीतल्स केमिकल लिमिटेड क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है। ओ लिस्टेड कंपनी है विच आर यूज, वो कुछ तो भी बनाता है सर। उसका 31 मार्च 2021 को आप देखो, पेड अप कैपिटल कितना दिया हुआ है, 40 करोड़, और नीचे टर्नओवर कितना दिया हुआ है, 300 करोड़। क्यों दे रखा है मैं पता है मेरे को, आपको नहीं पता, पर पेड अप शेयर कैपिटल क्यों है 40 करोड़, टर्नओवर कितना है 300 करोड़। आगे क्या लिखा है, कंपनी के 13 डायरेक्टर है, कितने 13, ए से लेकर के इन्होंने एम तक लिखा सर। उसके बाद लिखा ए से लेकर के ई तक 5 डायरेक्टर जो है वो लोग क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 15 पे रेस्ट्रिक्ट करता है। तो सेकंड पैराग्राफ तक कितने डायरेक्टर्स हैं सर, 13 डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद क्या लिखा है, M13 जो है ना वो इकलौती वुमेन डायरेक्टर है। ठीक है, M13 इकलौती वुमेन डायरेक्टर है। और इस कंपनी में ऑडिट कमिटी भी है जिसमें 7 डायरेक्टर हैं, ये लोग 7 डायरेक्टर हैं। सर कंपनी का पिछले साल के बारे में कुछ बताया गया है कि कंपनी का 31 मार्च 2020 को कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और कंपनी का एजीएम रखा गया 25 सितंबर 2020 को। एजीएम में जो विमेन डायरेक्टर थी ना M13, जो घर लौटते वक्त उसकी डेथ हो गई 9th। सर डेथ कब हुई है देखो ना, M13 जो है वो उसकी डेथ कब हो गई, उसकी डेथ हुई 25 सितंबर को, मीटिंग के बाद घर लौट रही थी, उसकी डेथ हो गई 25 सितंबर को, मीटिंग थी उस दिन डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने 9 जनवरी 2021 मतलब अगले साल की जनवरी को इन्होंने एन को अपॉइंट किया, एन के जगह में एन इकलौती विमेन डायरेक्टर थी, वो हट गई तो वैकेंसी आ गया। सर विमेन डायरेक्टर का वैकेंसी कितने समय में फिल करना होता है बताओ जरा। विमेन डायरेक्टर का वैकेंसी विल हैव टू बी फिल्ड विद इन 3 months और द इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर, व्हिचएवर इज लेटर। तो या तो 3 महीने के अंदर भरो या इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में भरो। इन्होंने कब भरा, 9 जनवरी को। और क्वेश्चन में लिखा है कि 9 जनवरी के पहले एक और बोर्ड मीटिंग हुआ था, वो हुआ था 15 सितंबर को, वो हुआ था 15 सितंबर को। क्या लगता है तुमको, विमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड है क्या? सर 25 सितंबर को जो है वेकेट हो गया था ऑफिस, उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया 9 जनवरी को, और उसके पहले एक और बोर्ड मीटिंग हुआ है 15 सितंबर को। अरे तो क्या हुआ, आप ये चार्ट तो देखो, आपका 25 सितंबर को डेथ हुआ है, वेकेट हुआ है, और जो बोर्ड मीटिंग था वो उसके पहले हुआ है, तो ये बोर्ड मीटिंग का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। वैकेंसी के बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुआ, 9 जनवरी को हुआ, तो इसमें अपॉइंट किया तो बहुत वैलिड अपॉइंटमेंट है, बिकॉज अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन डायरेक्टर हैज टू बी डन विद इन 3 months और द इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर। तो ये बहुत वैलिड अपॉइंटमेंट है सर। आगे बढ़ते हैं। अब सर एन गई, एन आई, तो कितने लोग हो गए, वापस 13 लोग थे, 13 लोग ही रहे। उसके बाद सर क्या लिखा है, O15 को आपने एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो क्या हुआ, 13 से 14 डायरेक्टर्स हो गए। उसके बाद सर और कुछ नहीं लिखा है, तो कितने डायरेक्टर्स है, 14। 14 का वन थर्ड कितना होगा, 14 का वन थर्ड कितना होगा सर, जितना भी होगा आपको एटलीस्ट वन थर्ड चाहिए, तो आपको मिनिमम 5 डायरेक्टर चाहिए कोरम मीट करने के लिए, 5 और 2 विचएवर इज हायर, तो 5 चाहिए, तो इसका आंसर हो गया बी। बच्चों वाला सवाल था सर, पर पूरा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल था, उसके लिए आपको पूरा केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। सर उसके बाद क्या लिखा है, 4 कौन बोल रहा है, अरविंद नालायक, तुम लोग मेरे से एक कदम आगे चलो। उसके बाद सर सेबी के हिसाब से क्या लिखा है, हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम फॉर एन ऑडिट कमिटी। सेबी एलओडीआर के हिसाब से बताओ मेरे को, या फिर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी बताओ कि आपका कोरम कितने में होता है। चलो सेबी एलओडीआर के हिसाब से बताओ, सेबी एलओडीआर के हिसाब से कोरम कितना होता है, सर बोलो ना, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। सर एक्चुअली ये लोग ये पूछ रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम।
सर आपका कोरम सेबी एनओडीआर के हिसाब से अगर याद करोगे, या चलो कंपनीज एक्ट के हिसाब से याद कर लो, आपका कोरम क्या था कंपनीज एक्ट के हिसाब से? 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर और 2 मेंबर्स विच एवर इज हायर, जिसमें से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सर क्या 7 मेंबर का कभी कोरम हो सकता है? नहीं। 5 मेंबर जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं, 3 मेंबर जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं, 2 मेंबर जिसमें एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं। तो आपका 1/3 का कोरम होता है। सर ऑडिट कमेटी में कितने लोग थे? 7 लोग। 7 का 1/3 कितना होता है? 2.33। तो मिनिमम 3 लोग चाहिए। आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। 1/3 और 2 विच इंक्लूड्स 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो सर। अब क्या लिखा हुआ है? क्या वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड है? तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स व्हिचएवर इज लेटर, तो इन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर दिया। तो यस, द अपॉइंटमेंट ऑफ N14 एज अ वुमेन डायरेक्टर इज जस्टिफाइड एंड इट इज वेरी मच वैलिड। अब सर मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, L2 जो था ना, ए से लेकर के M डायरेक्टर थे, उसमें L2 जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इकलौता मैनेजिंग डायरेक्टर है। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर इन सच अ सिचुएशन। कितना रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा? इकलौता अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा? तो सर एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। सेक्शन 197 रेम्यूनरेशन की बात करता है। कहता है मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को मिला करके रेम्यूनरेशन कितना दोगे? सबसे पहले तो हमने कहा टोटल रेम्यूनरेशन, टोटल नेट प्रॉफिट का सर 11% बटेगा। उसमें अगर एक एमडीडब्ल्यूटीडी या मैनेजर है तो 5% उसको दे देना। अगर एक से ज्यादा है तो उनको मिला के 10% दे देना, पर एक एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर को 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब सर अगर एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर है तो बाकी लोगों को 1% नेट प्रॉफिट मिलेगा, पर अगर एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं है तो बाकी डायरेक्टर्स को 3% मिलेगा। ये आपका लॉजिक था सर पूरा। तो यहाँ पे इकलौता एमडी है तो उसको कितना मिलेगा? सिंपल, उसको 5% मिलेगा। सिंपल कितना मिलेगा? उसको 5% मिलेगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट जो मैं हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज कर पाऊंगा, पर जितना करवा रहा हूं वहां करवा लो, क्योंकि वहां कुछ वैल्यू एड ही होगा। उसके बाद क्या लिखा है सर? ऑडिट कमेटी फॉर्म हुई जिसमें 7 मेंबर थे, उसमें सिर्फ 6 मेंबर, इफ देर आर ओनली 6 मेंबर्स, यहां तो 7 मेंबर थे, पर अगर सिर्फ 6 मेंबर होते, देन आउट ऑफ 6 मेंबर्स मिनिमम हाउ मेनी शुड हैव बीन इंडिपेंडेंट? कितने डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे? कितने ऑडिट कमेटी में कितने लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे? तो सर देखो, अगर आप एलओडीआर के हिसाब से पूछोगे तो एटलीस्ट 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, पर अगर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूछोगे तो मेजोरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट। तो अगर आपकी कंपनी में 6, ऑडिट कमेटी में 6 मेंबर है, तो 2/3 कितना होता है? एटलीस्ट 2/3 कितने हो गए? 4 लोग। और अगर मेजोरिटी की बात करो तो मेजोरिटी भी कितने हो गए? 4 लोग। तो उस केस में क्या होगा? कम से कम 4 लोग तो आपको चाहिए ही, 4 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए। तो द आंसर इज 5B। क्या आपको समझ आया सर? ये आपका पूरा सेक्शन, ये क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मेरे को आपको बताना था, जो मैं भूल जाऊंगा करके मैंने यहाँ पे लिखा है, May 23 स्टूडेंट और November 23 स्टूडेंट्स कोई है आपके दोस्त, या अगर आप यहाँ बैठे हुए हो, तो आप लोगों के लिए सीए फाइनल लॉ का एक ताजा ताजा बैच आ रहा है, जो सीए फाइनल लॉ का पूरा कवरेज होगा। 100 मार्क्स, 100 आवर्स, 200 पेजेस, जो मेरा मोटो है। द रैंकर्स में अपन सीखेंगे और लॉ को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। आज अर्ली बर्ड डिस्काउंट खत्म हो रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर जरूर बता देना। बताओगे कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं। अरे बोलो, बता दोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं ऐसा? सर बता देना, क्योंकि आप ही लोग तो हो जो मेरे को वर्ड ऑफ माउथ से फैलाओगे। सर क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अपने को करना है, ये आपको मेरे नोट्स के शुरू में मिल जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको एमसीक्यू, आपका जो आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट है वो भी खोल सकते हो। यहाँ पे देखो सर क्या लिखा है मेरे, कैन यू सॉल्व द एमसीक्यूज डायरेक्टली? कैन यू सॉल्व द एमसीक्यूज डायरेक्टली? यस, एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ पार्ट नंबर 1 के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब तुम निपटा सकते हो। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 1? सुनो। According to the case scenario, Dev expressed his desire to again engage Anirudh by appointing him as independent director. आप अनिरुद्ध को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो करंट ईयर में। Which of the following option is applicable to appointment of Anirudh as an independent director? सर अगर एक बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो, क्या आप कर सकते हो? तो सर कुछ चीजें अपन चेक करेंगे। एक बार पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? अनिरुद्ध को अपॉइंट कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दूसरा क्या लिखा है? नहीं अपॉइंट कर सकते। तीसरा लिखा है अपॉइंट कर सकते हैं ओआर पास करके। चौथा लिखा है अपॉइंट कर सकते हैं एसआर पास करके। पर सर ये अनिरुद्ध क्या इंडिपेंडेंट है? वो एक बार क्वेश्चन में अपन चेक कर लेते हैं, ऊपर चल के देखते हैं अनिरुद्ध के बारे में कहां लिखा हुआ है। सर ये देखो अनिरुद्ध का नाम आया, ठीक है। अनिरुद्ध जो है वो आपकी कंपनी का सीएफओ है। आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब बनाने की बात कर रहे हो? 2020 में। कब? 2020 में। और अनिरुद्ध क्या है? अनिरुद्ध आपकी कंपनी का सीएफओ है। सर उसके बाद क्या हुआ? 31 मार्च को
नहीं, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। प्रायर टू अबव डेवलपमेंट। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? बेटा एग्जाम में तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम में एक बार तो रीड मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारे टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है। सर ये पैराग्राफ में क्या लिखा है देखो, प्रायर टू अबव डेवलपमेंट अनिरुद्ध द सीएफओ ऑफ द कंपनी टुक अर्ली रिटायरमेंट इन दिसंबर 2019। तुम उसको 2020 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने की बात कर रहे हो, और अभी अभी 2019 में वो रिटायर हुआ है। और जब रिटायर हुआ वो बंदा क्या था? What was he when he retired? He was the CFO of the company. However, in one of the board meeting held on 25th June, Dev expressed his desire to appoint Anirudh as an independent director. क्या अनिरुद्ध इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? सर याद करो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, जिसमें लिखा है क्वालिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय या की मैनेजरल पर्सन नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर वो है क्या था एम्प्लॉय या की मैनेजरल पर्सन, था कब तक सर? पिछले 3 साल में कभी भी अगर था। तो अगर आप 2020 में उसको अपॉइंट करने की बात कर रहे हो तो वो तो अभी 2019 में ही था ना। 2019 में ही सीएफओ था। और क्या सीएफओ की मैनेजरल पर्सन होते हैं? हाँ सर, कैसी बात कर रहे हो? तो इस केस में अनिरुद्ध जो है अपॉइंट नहीं हो सकता। अनिरुद्ध कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझे सर? अनिरुद्ध कैन नॉट बी अपॉइंटेड। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा थोड़ा आंसर भी चेक कर लेना साइड में, ताकि मेरे से बोलने में कुछ टंग ऑफ स्लिप हो गया, ठीक है, तो मेरा करेक्ट कर देना आप लोग, जैसे आप लोग अभी करेक्ट कर दोगे कि सर टंग ऑफ स्लिप नहीं होता, स्लिप ऑफ टंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9.2 देखो, अब आपको और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। सर एक इंडिपेंडेंट, ये लॉ क्वेश्चन क्या कहता है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप 40,000 रुपीज का सिटिंग फीस पे कर रहे थे। कितना? 40,000 रुपीज का सिटिंग फीस पे कर रहे थे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितना पे करोगे? तो आंसर है सर मिनिमम 40,000 पे करना। 40,000 तो उतना पे करना, उससे ज्यादा भले पे कर देना, कम मत पे करना। तो आंसर में भी यही लिखा है, सिटिंग फीस पेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट बी लेस देन 40,000। करेक्ट है सर। शेल नॉट बी लेस देन 75%, 60%, 50%, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला आंसर करेक्ट है सर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9.3। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको देना भूल गया। सर कैटेगरी ए का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी ए इसलिए मैंने लिख के भी रखा था, पर मैं भूल गया आपको बताना। कैटेगरी ए का पर्पस ये नहीं होता है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी ए मतलब या तो आपका उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट का रिविजन हो रहा है, या फिर उससे आपको, जैसे वाइंडिंग अप का क्वेश्चन मैंने कैटेगरी ए में डाला है। क्यों? क्योंकि आप यूजुअली वो चैप्टर में इतना ध्यान नहीं देते, तो उसका क्वेश्चन कर लोगे, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो लॉटरी लग जाएगी। अब सर तीसरा पॉइंट सुनो। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये सेक्शन 68 का क्वेश्चन है। कोई बता सकता है सेक्शन 68 क्या है? बता सकते हो सेक्शन 68 क्या है? सेक्शन 68 सर बाईबैक की बात करता है। क्या लिखा है? द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट इन अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग 25 मार्च को जो हुआ था, द डायरेक्टर प्रपोज्ड बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर कीपिंग इन व्यू द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग फॉर द सेड बाईबैक। In case if the article did not contain any clause for buyback, then which of the following option is applicable to the situation? अगर आपके आर्टिकल में बाईबैक के बारे में नहीं लिखा होता तो क्या करते आप? सर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है, आर्टिकल में अगर बाईबैक के बारे में नहीं लिखा है तो कोई माइका लाल ये नहीं बोल सकता कि भैया बिना आर्टिकल के तुम बाईबैक करोगे। एओए में बाईबैक का पावर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा तुम एसआर पास कर लो, ओआर पास कर लो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा सर, पहला ऑप्शन, द आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑल्टर्ड फॉर इंक्लूडिंग द क्लॉज व्हिच ऑथराइजेस बायबैक। परफेक्ट। दूसरा, देयर इज नो नीड टू ऑल्टर, हट पढ़ूंगा ही नहीं, देयर इज नो नीड, हट हट नहीं सर, आपको आर्टिकल तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा, बायबैक कर ही नहीं सकते तुम आर्टिकल ऑल्टर किए बिना। सेक्शन 68 में लिखा है। सर हमारे लाइफ में सेक्शन 68 कहां से आया? सेक्शन 68 का रेफरेंस आपके सेक्शन 179 में है, बोर्ड के पावर्स में है कि बोर्ड बायबैक कर सकता है क्या, वहां पे आपके सेक्शन 68 का रेफरेंस आया था। आगे बढ़े सर, क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। According to the case scenario, the audit committee comprises Deb and Debosmita as non-independent director। दो लोग जो है वो आपके नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, besides certain independent director। Minimum how many independent directors might have been included in the audit committee if there were two non-independent director? सर ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बोल रहे एक ऑडिट कमिटी है, उसमें दो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे? हमको पता है मालिक, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी होने चाहिए। मतलब अगर दो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो उनके सामने तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कम से कम होंगे। तो इसका आंसर है तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है मेजॉरिटी जो होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है,
Suppose TPSL resorts to buyback of its equity share after fulfilling all the legal formalities. सारा काम करने के बाद मतलब AOA ऑल्टर करने के बाद आप बायबैक कर लेते हो तो पोस्ट बायबैक व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ TPSL shall be required to maintain between the aggregate of secured and unsecured debt owed by it to its paid up share capital and free reserve. सर ये क्या रेशियो डेट इक्विटी का क्या रेशियो रहना चाहिए बायबैक के पास? सर ये हमारे सिलेबस का नहीं है पर ये आपके इंटरमीडिएट में था सेक्शन 68 और इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा था कि अगर आप बायबैक करने वाले हो तो बायबैक करने के बाद आपका इक्विटी कम हो जाएगा तो ये ध्यान रख लेना कि डेट और इक्विटी के जो रेशियो है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम 2 तो होना ही सॉरी 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यहां पे रेशियो आप क्या ध्यान रखोगे 2:1 का है सो आंसर इज 2:1 समझे सर दैट्स इट ऑन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैन यू सॉल्व दिस एमसीक्यू डायरेक्टली विदाउट रीडिंग द केस नहीं सर आप नहीं सॉल्व कर सकते तो अपने को पढ़ना पड़ेगा तो क्या बैठ के पूरा पढ़ने लग जाए नहीं हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे और उसका आंसर लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी of XYZ Auto Limited out of the following options which is applicable क्या आपको ऑडिट कमिटी बैठाना है वो आपको देखना पड़ेगा XYZ Auto Limited के लिए पहला ऑप्शन क्या है सर XYZ Auto Limited being not a private company is required to constitute an audit committee मतलब सर कहीं ना कहीं ऑडिट कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप मेरे को फटाफट बता दो ऑडिट कमिटी कौन कौन बनाते हैं पहला बनाता है लिस्टेड कंपनी दूसरा अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है 3 एक्सेप्शन होता है कि जॉइंट वेंचर होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी और डोरमेंट कंपनी को नहीं बनाना पड़ता है इस केस में जो कंपनी है XYZ ऑटो लिमिटेड उसका क्या सीन है सर देखना जरा ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर कब बनाने की बात कर रही है मान लो फाइनेंशियल ईयर 2021 में बनाने की बात कर रही है तो इसका फिगर्स देखो सर जरा फिगर मतलब अबे नंबर फिगर्स देखो मतलब क्या सर पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 1500 लाख मतलब 15 करोड़ मतलब सर पेड अप शेयर कैपिटल तो 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा पर सर यहां पे इन्होंने आगे चल के क्या लिखा है देखो इतना उतावला मत होना आगे चल के क्या लिखा है देखो क्या लिखा है देखो जरा एबीसी ट्रांसपोर्टर लिमिटेड an unlisted company is engaged in the business of transport and has its registered office in Mumbai सर अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे हम अभी तक बात कर रहे थे XYZ की अब हम आ गए हैं एबीसी में एबीसी क्या कर रहा है कोई तो भी एक कंपनी है ABC purchased all the shares of XYZ Auto Limited in February and becomes its holding company. तुमने सारे के सारे शेयर खरीद लिए मतलब तुमने उसको अपना पूरा का पूरा बना लिया होल्ली ओन सब्सिडरी जब XYZ लिमिटेड होल्ली ओन सब्सिडरी बन गई है ना उसको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है तो सर इससे आपको समझ आया इन्होंने कहीं भी ओनली ओन सब्सिडरी वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने क्या बोला धीरे से ऑल द शेयर्स ऑफ XYZ ऑटो लिमिटेड हैज बीन परचेज तो आपको अपना दिमाग एकदम तेजी से दौड़ा करके जब आप रीड कर रहे हो ना क्वेश्चन को वहीं पे बाजू में लिख लेना फट से कि भाई ओनली ओन सब्सिडरी है ध्यान रखना तो सर इसका आंसर क्या होगा XYZ लिमिटेड को बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि होली ओन सब्सिडरी बन जाती है समझे सर तो इसका आंसर क्या होगा रिक्वायर्ड तो नहीं है नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट क्यों हाँ ऑप्शन सी तो सर अगर आपको ये क्लिक नहीं भी करेगा ना तो आप कॉन्फिडेंस में फर्स्ट वाला ऑप्शन पे टिक मत मारना चारों ऑप्शन पढ़ना कहना क्या चाहते हो भाई तो जब आप सी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा नहीं भाई नहीं चाहिए क्यों क्योंकि होल्डी ओन सब्सिडरी है तो आपको क्लिक कर जाएगा हाँ भाई होल्डी ओन सब्सिडरी तो है तो आपको पूरा ऑप्शंस भी पढ़ना पड़ेगा भले फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों ना हो उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 10.2 पढ़ो क्या है इज इट परमिशेबल फॉर EFG लिमिटेड टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑडिट कमिटी ये EFG लिमिटेड एक तो नया कंपनी आया एबीसी पढ़े XYZ पढ़े अब EFG आया ये क्या अपने ऑडिट कमिटी को डिसकंटिन्यू कर सकता है सर आप मेरे को सिंपल बताओ क्या ऑडिट कमिटी वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल हो जाता है कि आप उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो क्या वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल हो जाता है नहीं सर अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन का लिमिट्स आप नहीं टच कर रहे हो ना तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो तो EFG लिमिटेड जो है ना ही कैन डिसकंटिन्यू सिंस बोथ द डायरेक्टर्स हैव लेफ्ट द डायरेक्टरशिप बकवास Yes, it can discontinue since its turnover did not exceed 100 crore or more in the consecutive 3 financial year. Consider करेंगे. No, it cannot discontinue since its aggregate turnover in the last three financial year exceeds 100 crore. सर एक बार EFG लिमिटेड का ना नंबर्स देख लेते हैं. EFG लिमिटेड का नंबर्स क्या है? ये EFG लाइट्स लिमिटेड है. उसका टर्नओवर क्या है? द टर्नओवर ऑफ EFG लाइट्स लिमिटेड अमाउंटेड टू 110 करोड़, 99 एंड 95 एंड 91 करोड़ इन these 3 financial year. तो सर
आपका 110 करोड़ के बाद कम ही होता गया, तो आपका टर्नओवर डेफिनेटली कम हुआ है, तो आप डिसकंटिन्यू तो कर सकते हो। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक आपने क्या किया, 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक आपने कंप्लाई नहीं किया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सपोज एबीसी ट्रांसपोर्टर, दोस्तों मजा आएगा, लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस हैं, तो जरा सुनते रहना। जो आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको आती है इज जस्ट अ गुड निशानी, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हमको नहीं आता है वो हम पढ़ना बंद कर दे। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा बीच में एक दो पॉइंट जो आपको नहीं आता था। सुनो सर, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10.3 में क्या लिखा हुआ है। सपोज एबीसी ट्रांसपोर्टर लिमिटेड डिड नॉट कंस्टिट्यूट विजिल मैकेनिज्म of the Companies Act, out of the following four options, which one correctly states the penalty that is leviable? सीधा इन्होंने इंटीग्रेटेड में पेनल्टी उठा के मारा, बोले अगर विजिल मैकेनिज्म नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया तो पेनल्टी क्या होगा। सर ऑनेस्टली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर, बट वन थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू इज गो टू योर समरी नोट्स, द अल्टीमेट सॉल्यूशन समरी नोट्स, वहां पे विजिल मैकेनिज्म के बाजू में मैंने रिवीजन में ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, पर नहीं किया है तो वहां बाजू में वापस से इंपॉर्टेंट लिख दो, ताकि जब आप समरी नोट से रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपको ध्यान रहे ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आया था, ध्यान से पढ़ लेता हूं तो मेरे को ये क्वेश्चन दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। सर क्या पेनल्टी था विजिल मैकेनिज्म का? पेनल्टी सिर्फ इतना सा था कि कंपनी जो है 5 लाख रुपए के लिए लायबल होगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1 लाख रुपया। कंपनी 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1 लाख, क्या पेनल्टी है सर? कंपनी जो है 5 लाख रुपए के लिए लायबल होगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1 लाख रुपए के लिए। ये समरी नोट्स का फायदा है सर, ये जो अल्टीमेट सोल्यूशन है ना, देयर इज अ रीजन व्हाई आई कॉल इट अल्टीमेट सोल्यूशन। यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट हर बड़े बड़े क्वेश्चंस के नीचे क्या दिया हुआ है, समरी, तो आपको रिस्पेक्टिव सेक्शन भी मिल जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10.4 क्या लिखा है पढ़ो। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, वेदर एबीसी ट्रांसपोर्टर लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सच अ कमिटी। सर क्या आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनाना पड़ेगा? सेक्शन 178 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है एसआरसी कब बनाना पड़ता है तुमको, बोलना कब बनाना पड़ता है भाई, बोलना प्लीज बोलना। अगर आपके 1000 से ज्यादा मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स या कोई भी स्टेक होल्डर हो रहे हैं, मिला के अगर 1000 लोग से ज्यादा हो रहे हैं ना, तो आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनानी पड़ेगी। अब ये ए बी सी लिमिटेड जो कंपनी है उसमें कितने लोग हैं हमको देखना पड़ेगा। तो अब यहां पे देखो क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट एबीसी ट्रांसपोर्टर लिमिटेड हैज 900 शेयर होल्डर्स एंड 400 डिबेंचर होल्डर। तो सर 900 शेयर होल्डर और 400 डिबेंचर होल्डर, मतलब कोई भी 1000 से ज्यादा है नहीं है तो नहीं बनाना पड़ेगा। कोई भी 1000 से ज्यादा है क्या? नहीं है, तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अरे सर आप एग्रीगेट में देखते हो तो ये 900 शेयर होल्डर और 400 डिबेंचर होल्डर को मिलाओगे टोटल 1300 होता है, तो आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनानी पड़ेगी। समझे क्या? ये हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 10, अपना 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 आपके आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट के पेज नंबर 106 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? पहले तो हेडिंग पढ़ लो, क्या एमसीक्यू को बिना पढ़े सॉल्व किया जा सकता है? नहीं सर, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अरे रुक जाओ, आगे चल के सारे बिना पढ़े सॉल्व हो जाएंगे, ये थोड़े लंबे लंबे हैं और यहाँ पे कोई रेलेवेंट पोर्शंस भी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनो सर, पहले हम क्या पूरा केस स्टडी पढ़ेंगे? नहीं, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसा आपने देखा होगा पुराने क्वेश्चंस में हमने पूरा केस स्टडी नहीं पढ़ा है। सर क्वेश्चन नंबर 16.1 क्या लिखा हुआ है? सेक्शन, मैंने बी आपको ब्रैकेट में सेक्शन का भी रेफरेंस दे दिया है, ये सेक्शन 165 का है। सेक्शन 165 बोले तो बोले तो अरे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो? तो मैंने कहा 20। उसमें से पब्लिक कंपनी कितनी हो सकती है? 10। कितनी हो सकती है? 10। अब मेरे को एक चीज बताओगे, अगर एक प्राइवेट कंपनी है जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी को 10 के लिमिट में काउंट करोगे? सर अगर एक प्राइवेट कंपनी है जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, क्या उसको 10 के लिमिट में काउंट करोगे? हाँ सर पता है 10 के लिमिट में काउंट होगा। हाँ जी सर हमको पता है 10 के लिमिट में काउंट होगा। अब मेरी बात सुनो सर, उसी पे पूरा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? इट इज नोटिस दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सुपरफास्ट मोटर लिमिटेड अग्रीड विद द अवर्मेंट्स एडवांस्ड बाय मिस्टर भास्कर एंड ड्रॉप द आइडिया ऑफ आस्किंग हिम टू रिजाइन। सर हो क्या रहा था, मैं आपको बताता हूं। भास्कर करके एक बंदा था, उसने क्या कर रखा था, उसने 20 कंपनी में क्या बन रखा था, 20 कंपनी में डायरेक्टर बन रखा था, जिसमें से 10 कंपनी जो है पब्लिक कंपनी थी, 10 कंपनी पब्लिक कंपनी थी। ये 20 कंपनी में एक और ऐसी कंपनी थी जो प्राइवेट कंपनी थी, पर वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। क्या है? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। तो भास्कर बोल रहा था नहीं नहीं, अरे वो तो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो क्या हुआ, वो तो है प्राइवेट कंपनी ना, तो उसको अपन 10 के लिमिट में नहीं लेंगे।
पर कंपनी बोल रही थी कि नहीं भैया ये प्राइवेट कंपनी को 10 के लिमिट में लेना पड़ेगा और आप फिर 11 कंपनी में डायरेक्टर हो जा रहे हो जो नहीं हो सकता। तो सर कंपनी सही बोल रही थी कि भास्कर सही बोल रहा था? भास्कर नहीं सर, कंपनी सही बोल रही थी कि 11 पब्लिक कंपनी हो रही है, तुम 11 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर नहीं रह सकते। यहां पे क्या हुआ है सर, यहां पे पर क्वेश्चन में क्या हुआ, केस सिनेरियो में कंपनी जो है वो भास्कर की बात मान करके बोले ठीक है भास्कर कोई बात नहीं, तू रिजाइन मत कर, क्या कंपनी का कहना सही है? तो आंसर ये है सर, नहीं कंपनी का कहना सही नहीं है। क्वेश्चन क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेदर द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज वैलिड। बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया कि हाँ हाँ भास्कर रह जा कोई बात नहीं? नहीं सर, बोर्ड का डिसीजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। नॉट वैलिड बिकॉज while counting the number of 10 public companies, directorship in private company which is subsidiary of a public company is also includable। आपको डायरेक्टरशिप जो है वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर आप पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सी। समझे? आगे बढ़े सर। सर पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर कॉम्पनसेशन मेड बाय मिस्टर रामनीक, लोकेश, गौतम एंड श्रीकांत, Mars Limited was not keen to compensate them. Whether such denial by Mars Limited is valid, select the correct answer। सर मार्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ऊपर कौन सी कंपनी थी? ऊपर अपन ने देखा सुपर फास्ट मोटर लिमिटेड करके कंपनी थी, अब मार्स लिमिटेड करके कोई कंपनी आई है और कॉम्पनसेशन की बात हो रही है। मतलब सर मेरे को ना सेक्शन 202 क्लिक कर रहे हैं, जहां पे अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो रही है तो उसके मैनेजरियल पर्सन को, किसको? मैनेजरियल पर्सन को कॉम्पेंसेट किया जाता है। मैनेजरियल पर्सन मतलब कौन सा? एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर, उसके अलावा किसी को कॉम्पेंसेट नहीं करते। और तो और सुनो, और तो और सुनो, अगर मैनेजरियल पर्सन भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसको अगर सामने तुमने नौकरी दे दी, अगर तुमने बोला कोई बात नहीं सुपरफास्ट लिमिटेड ज्वाइन छोड़ दे और तू मेरी कंपनी में ज्वाइन कर ले, अगर तुमने ये ऑफर दे दिया ना तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं चार लोग, मिस्टर आर, मिस्टर एल, मिस्टर पी, मिस्टर एस। सवाल ये है क्या इन लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलेगा? सबसे पहले चेक करना पड़ेगा सर ये लोग कौन है, मिस्टर आर एल पी एस। ये देखो सर, कहां गया? ये मिस्टर आर वाला केस हो गया, ये रहा सर, ये पढ़ो। A number of directors, officers, and employee of Mars Limited lost their assignment after the merger of Mars Limited with Superfast Limited। Merger हुआ, उसके बाद बहुत लोगों ने खो दिया अपनी जॉब। मिस्टर रामनीक द मैनेजिंग डायरेक्टर, लोकेश द होल टाइम डायरेक्टर, गौतम एंड श्रीकांत द अदर टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसी तैसी। ये लोग कहाँ गंगा, बहती गंगा में हाथ धो रहे? नहीं भैया, जो कॉम्पनसेशन है ना वो मिस्टर रामनीक और मिस्टर लोकेश मांग सकता है। Other two directors of Mars Limited approached the company for compensation due to loss of their respective office. However, the company denied compensation. But in case of Mr. Lokesh, Lokesh कौन है सर? ये Lokesh L, who on the basis of his outstanding record was given appointment as manager in Superfast Motor Limited। सर मार्स करके एक कंपनी थी उसको इन्होंने अक्वायर कर लिया, उसके बाद बहुत सारे मार्स वाले लोगों की नौकरी चली गई। अब उसमें जो रामनिक है उसको कुछ नहीं मिला, जो लोकेश है उसको मैनेजर का जॉब मिल गया, और जो बाकी दो है श्रीकांत और जो गौतम है उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो सर यहां पे अगर किसी को कॉम्पेंसेशन मिल सकता है तो सबसे पहले गौतम और श्रीकांत को तो हटा दो। क्यों? क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तुम तो वैसे भी पूरे नहीं थे भाई हमारे, तुम तो वैसे भी नॉन एग्जीक्यूटिव थे। अब बात करते हैं रामनीक और लोकेश की, पर लोकेश को भी मैनेजर की नौकरी तो मिल गई, तो बचता है रामनीक। रामनीक अकेले को जो है आप कॉम्पेंसेशन दोगे, उसके अलावा किसी को भी कॉम्पेंसेशन नहीं दोगे। तो चारों मांगने आए, क्या ये वैलिड है? तो आंसर तो ये है सर, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड बिकॉज रामनीक एंड लोकेश आर एलिजिबल फॉर कॉम्पेंसेशन। नहीं सर, नॉट वैलिड इन केस रामनीक सिंगल, सिंस ओनली ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पेंसेशन। हाँ सर, सिर्फ रामनीक जो है वो एलिजिबल है। लास्ट क्या है? नॉट वैलिड बिकॉज रामनीक, गौतम एंड श्रीकांत। नहीं भैया, आपका आंसर है सी कि सिर्फ रामनीक जो है वो एलिजिबल है कॉम्पेंसेशन के लिए। सर आप समझ गए ना, अगर 202 में मर्जर हो रहा है और आपकी नौकरी जा रही है तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कवर्ड होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, और उसमें भी अगर आपको नई नौकरी नहीं मिली है तभी जाके आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Jupiter Mauritius Auto Limited can get merged with Superfast only but after obtaining approval of RBI। अबे मेरे को क्या पता ये कौन है? चलो देखते हैं। अभी ये नई कंपनी जुपिटर किधर से आ गई? जुपिटर के बारे में कहां लिखा है सर? पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ हेडिंग में लिखा है, सुपरफास्ट मोटर लिमिटेड was planning for expansion in India and overseas। बढ़ने की कोशिश कर रहा था। Accordingly, it negotiated with
जुपिटर मॉरिशस लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन मॉरिशस। ओ, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, और उन लोगों का मर्जर प्लान हो रहा है। तो सर जब फॉरेन कंपनी के साथ मर्जर की बात होती है तो क्या होएगा? फॉरेन कंपनी के साथ मर्जर की बात होती है तो आपका सेक्शन 234 आड़े आ जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, सेक्शन 234 आड़े आ जाएगा। मतलब क्या? आपका आरबीआई अप्रूवल लगेगा आपको, अगर एक विदेश की कंपनी और इंडिया की कंपनी का हो रहा है मर्जर, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही आप ये चीज कर सकते हो। क्या आपको सेबी का अप्रूवल लगेगा? नहीं। क्या आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? नहीं। आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसलिए सर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बस ये समझने के लिए कि जो जुपिटर मॉरिशस जो है वो फॉरेन कंपनी है। अब सर आप मान भी लेते मॉरिशस की है, पर यहाँ पे आगे इन्होंने लिमिटेड वर्ड लगाया ना, तो कंफ्यूजन होने की पूरी पूरी संभावना है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The case scenario states that Mars Limited was merged with Superfast Motor Limited. However, 3,000 absentee members of Superfast Motor Limited wanted the merger to be annulled because it was not valid. अच्छा, merger हो गया, उसके बाद 3,000 मेंबर बोल रहे हैं हमको merger नहीं चलेगा. You are required to advise these number whether the approval accorded by the member of Superfast Limited for the merger was valid or not. जो आपको अप्रूवल मिला है क्या वो वैलिड है कि नहीं वो आपको बताना पड़ेगा। सर वो आपको बताना पड़ेगा। आपको याद है क्या मर्जर वाला सेक्शन? आपको याद है मर्जर में कितना अप्रूवल चाहिए होता था? अगर दो एंटिटी मर्ज कर रहे हैं तो उनमें मेजॉरिटी नंबर्स होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू, मेजॉरिटी नंबर्स होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू, अगर इतने लोग क्या करते हैं अप्रूव कर देते हैं ना, तो आपका मर्जर वैलिड लग जाता है। और सर ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का नहीं है, ये टोटल नंबर का मेंबर्स नहीं है, ये उतने लोग जितने मीटिंग में आए हैं उसमें अगर मेजॉरिटी नंबर्स और 3/4 इन वैल्यू अगर अप्रूव कर देते हैं तो आपका मर्जर वैलिड हो गया। अब सर ये लोग बोल रहे हैं कि 3,000 लोग अपोज कर रहे हैं। कितने लोग अपोज कर रहे हैं? 3,000 लोग। सर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, पर क्या तुम रेजोल्यूशन को इनवैलिड कहला सकते हो? नहीं सर, अपने को चेक करना पड़ेगा कंपनी में टोटल कितने मेंबर्स हैं। अभी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो सर, ये वाला पैरा पढ़ो। इट इज नोट वर्दी दैट, अच्छा थोड़ा और ऊपर से पढ़ते हैं सर, यहां से पढ़ते हैं। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सुपरफास्ट मोटर लिमिटेड इज 90 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 9,000 मेंबर्स। ठीक है। एज पर द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी द मेंबर्स कॉल्ड द जनरल मीटिंग फॉर द मर्जर विद इटसेल्फ। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 4,400 मेंबर, 4,400 मेंबर आए, while 600 members appointed proxy in place of themselves। मतलब सर 4,400 और 600 टोटल 5,000 लोग आए, 4,400 खुद से आए, 600 लोगों ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया। रिमेनिंग 3,000 मेंबर्स वर होल्डिंग 15 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स रिमेन्ड एब्सेंट। जो बचे हुए 3,000 है सर, एक्चुअली क्वेश्चन में छोटा सा फ्लॉ है, यहाँ पे ये कह रहे हैं 9,000 मेंबर, अगर 5,000 मेंबर आए तो बचे कितने? 4,000, पर इन्होंने लिखा है 3,000 मेंबर नहीं आए, तो आप मान के चलो ये क्वेश्चन में टोटल 9,000 नहीं 8,000 मेंबर थे। अब सर उसमें 3,000 लोग नहीं आए, 5,000 लोग में से 4,400 लोग आए और 600 लोगों ने क्या किया? 600 लोगों ने प्रॉक्सी भेज दिया। सर उसमें 3,200 मेंबर जो थे उन्होंने, और प्रॉक्सी ने क्या किया? उन्होंने फेवर में वोट किया। 3,200 मेंबर और जो 600 प्रॉक्सी थे, सारे लोगों ने फेवर में वोट किया और बाकी लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। मेरा सवाल है क्या रेजोल्यूशन पास हो गया? सर आपको मेजॉरिटी नंबर्स चाहिए होते हैं, आपके 4,000 और 4,400 और 600 टोटल 5,000 लोग आए थे, 5,000 लोगों में से 3,200 और 600 मतलब 3,800 लोगों ने फेवर में वोट किया है। और उनके पास कितना शेयर होल्डिंग था सर? उनके पास 50 प्लस 7 57 करोड़ का शेयर होल्डिंग था। तो सर बहुत हो गया, बहुत लोगों ने वोट कर दिया, आपका रेजोल्यूशन अप्रूव हो गया है। आपको ये नहीं देखना है कि मीटिंग में जो नहीं आया है उससे फर्क नहीं पड़ता है। उन लोग नहीं आए हैं तो वो लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, पर मीटिंग में आकर के ऑब्जेक्ट करते तो उनका ज्यादा फायदा होता। तो सर इसका आंसर क्या होगा? क्या 3,000 लोग जो हैं, क्या वो ये लोग बोल सकते हैं मर्जर को एनल किया जाए? क्या उनका जो कहना है क्या वो सही है? यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज दीज मेंबर्स वेदर द अप्रूवल अकॉर्डेड बाय सुपरफास्ट लिमिटेड इज वैलिड। जो सुपरफास्ट ने अप्रूवल लिया है क्या वो वैलिड है? तो आंसर है सर वैलिड, बिकॉज मेजॉरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग रिक्विजिट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग वोटेड इन फेवर ऑफ द मर्जर। और सर नॉट वैलिड क्यों होगा? नॉट वैलिड क्यों होगा वो अपने को नहीं पता, नॉट वैलिड का कोई कारण ही नहीं है। इसका आंसर ए है क्या? चेक कर लो। हाँ सर इसका आंसर ए है। ठीक है। नहीं समझे तो सर बस इतना, अगर आप लोगों को समझा तो वेरी गुड, अगर नहीं समझा तो सिर्फ इतना याद कर लो। अगर आप लोगों को अप्रूवल चाहिए मर्जर का तो कितने लोग का अप्रूवल चाहिए? मेजॉरिटी नंबर्स होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू, मेजॉरिटी डुअल अप्रूवल है सर, डुअल अप्रूवल मिल गया तो आपका काम खत्म हो गया। आगे बढ़े सर, कैन वी मूव फॉरवर्ड? वैसे अगर आप देखते सर 90 करोड़ का 3/4 अगर आप देखते तो 90 करोड़ का 3/4 कितना होता?
90 करोड़, जान दो ना, जान दो, पीएचडी थोड़ी करनी है, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16.5 देखो, क्या लिखा हुआ है, whether the petition filed by 110 members of Mars Limited with NCLT would be maintainable assuming that the proposal made by Superfast Limited to Mars Limited was a takeover offer and not a merger offer। सर यहाँ पे सुपरफास्ट और इसका, सुपरफास्ट और मार्स का क्या हुआ है, मर्जर हुआ है। क्या हुआ है, मर्जर हुआ है। पर मान लो अगर सुपरफास्ट जो है वो मार्स को टेक ओवर करता, और उसके बाद अगर 110 मेंबर जो थे मार्स के, अगर वो एनसीएलटी के पास चले जाते, क्या वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं? सर ये आपका सेक्शन 235 और 236 का कंपैरिजन है। सर आपको पता होगा 235 में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एनसीएलटी के पास चले जाओ, पर अगर टेक ओवर का ऑफर है ना भैया, तो आप जो है आप एनसीएलटी के पास जाने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। तो यहां पे आंसर क्या है सर, पेटिशन फाइल्ड बाय 110 मेंबर्स वुड नॉट बी मेंटेनेबल बिकॉज these members cannot file the case to NCLT in case of takeover offer। takeover offer के केस में तुम एनसीएलटी के पास नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर का परचेज होता 235 के अंडर, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो है, जो नाराज फूफा होते हैं, वो एनसीएलटी के पास जा सकते थे। कितने महीने के अंदर? अरे बोल, कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर जा सकते थे सर। ठीक है, तो सर ये आपका क्वेश्चन 16 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ दोस्तों। प्लीज, टाइम इज ऑफ द utmost इंपॉर्टेंस फॉर यू गाइस। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 23। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 23 को होल्ड पे डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आप, क्वेश्चन नंबर 22 भी तो करना है आपने। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए। देखो सर क्वेश्चन के हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है, कैन यू सॉल्व दीज एमसीक्यूज विदाउट रीडिंग द केस? यस, एक्सेप्ट क्वेश्चन 22.5। लास्ट वाले क्वेश्चन के अलावा सब कुछ सॉल्व करते हैं, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है सर, सिंपल है, सुनो। Which one of the following options specifies the applicable form and the time period within which Oak Tree Software Limited is required to submit prescribed documents with jurisdictional ROC on establish of a place of business in Chennai, Tamil Nadu? मतलब सर एक फॉरेन कंपनी होगी, उसने अपना इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बैठाया है, तो आरओसी के पास कितने दिन के अंदर और कौन से फॉर्म में जाना पड़ेगा? तो सर मेरे को बताओ ना, कितने दिन के अंदर जाना पड़ेगा, प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ ना, प्लीज। सर आप अगर बाहर से आए हो और इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, सबसे पहले कौन से आरओसी के पास जाओगे? कौन से आरओसी के पास? न्यू दिल्ली वाले आरओसी के पास। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। मैंने आपको बताया था इंडियन कंपनी के केस में जनरली 30 डेज जो होता है, वही सारी चीजें फॉरेन कंपनी के केस में अपन 60 डेज कर देते हैं। तो 60 डेज के अंदर जाओगे फॉर्म FC1 लेकर के, क्या लेकर के? FC1 के अंदर लेकर के जाओगे। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला तो आपका इनकॉर्पोरेशन है ना, तो आपका 30 डेज के अंदर जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी अभी अभी स्टैब्लिश हुई है, तो FC1 में 30 डेज के अंदर कौन से वाले जुरिस्डिक्शन के पास सर? न्यू दिल्ली के पास। ये ध्यान रखना, इन्होंने चेन्नई का भी ऑप्शन दिया है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22.2 जो है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं डाला, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पेनल्टी पूछी थी, तो मैंने आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे पेनल्टी डाल दिया, और हेडिंग क्या लिखा है, जस्ट रिमेंबर पेनल्टी ऑफ सेक्शन 392। पेनल्टी क्या है सर, अगर एक फॉरेन कंपनी इस चैप्टर के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करती है, अगर एक फॉरेन कंपनी इस चैप्टर के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा, और फॉरेन कंपनी को 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा, और एडिशनल पेनल्टी 50,000 रुपए पर डे का लगेगा। तो सर कंपनी को क्या है, 1 लाख से 3 लाख और एडिशनल 50,000 रुपीज पर डे, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को क्या है, 25,000 से 5 लाख। यहां पे ध्यान देने वाली एक बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट का जो मैक्सिमम पेनल्टी है ना, वो कंपनी के मैक्सिमम पेनल्टी से ज्यादा है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का जो मैक्सिमम पेनल्टी है, वो कंपनी के मैक्सिमम पेनल्टी से ज्यादा है, ऐसा पहली बार हुआ है। सर समझे? आगे बढ़े सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 22.3 पढ़ो। अच्छा, फॉरेन कंपनी के केस में कोई जेल वगैरह नहीं होता है, कोई जेल वगैरह नहीं होता है, आपका फाइन बस है आपके इंडिविजुअल के केस में 25,000 से 5 लाख रुपए, और कंपनी के केस में 1 लाख से 3 लाख, और पर डे 50,000 रुपीज का फाइन लगेगा। अब सर क्वेश्चन नंबर 22.3 पढ़ो जल्दी।
The case scenario states that there was change in directorship with the appointment of Mr. Somnath in place of Mr. Sumit Soni. अच्छा, सुमेध सोनी के बदले में एक मिस्टर सोमनाथ करके आए हैं. Which one of the following option is correctly specifies the form and time period within which Oaktree Software Limited is required to intimate the registrar? सर, अगर आपका डायरेक्टर चेंज हुआ है तो क्या आपको आरओसी को बताना पड़ेगा? सर मेरे को बताओ ना, अगर आपका डायरेक्टर चेंज हुआ है तो क्या आपको आरओसी को बताना पड़ेगा? जी हाँ, अगर डायरेक्टर चेंज हुआ है तो आपको फॉर्म FC2 में बताना पड़ेगा. और कितने दिन के अंदर बताओगे सर? आप 30 डेज के अंदर बताओगे. 30 डेज के अंदर फॉर्म FC2 में आपको बताना पड़ेगा. तो लॉ क्या कहता है? एनी ऑल्टरेशन टू डॉक्यूमेंट्स already submitted to the ROC will be delivered again in form FC2 within 30 days. FC2 30 days, पहले था FC1 30 days, यहां आ गया FC2 30 days. क्वेश्चन नंबर 22.4. सर इसमें कोई बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं, अपने को सिर्फ रिवीजन करना है. FC1 30 डेज में जाता है, FC2 30 डेज में जाता है, और आपका पेनल्टी क्या है? 382 का. क्वेश्चन नंबर 22.4 क्या है? सोमनाथ जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ही इज डिजायरस ऑफ रेमिटिंग $1 lakh टू हिज सन अभिषेक हु इज स्टडीइंग इन एन यूनिवर्सिटी आउटसाइड टू मीट हिज एक्सपेंसेस relating to studies and maintenance in USA. From the following option choose the correct option. सर अगर मिस्टर सोमनाथ जो है, अगर मैं कहूं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो क्या अपने बेटे को पैसा बाहर रेमिट कर सकता है? हाँ सर, LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. आप एक साल में 2.5 लाख डॉलर जो है आप रेमिट कर सकते हो इंडिया के बाहर. तो इस केस में वो बंदा आराम से रेमिट कर सकता है. क्या सर उसको इंस्टॉलमेंट में रेमिट करना पड़ेगा कि एक साथ कर सकता है? तो एक साथ रेमिट कर सकता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? आप जो है $1 लाख जो है इमीडिएटली एक इंस्टॉलमेंट में रेमिट कर सकते हो. अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रेमिट कर सकता है. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. बाकी ऑप्शन क्या है सर? 50,000 इमीडिएटली भेजो और बाकी 50,000 दो इंस्टॉलमेंट में भेजो. अबे ये सब पता थोड़ी है, ऐसा कुछ पढ़ा क्या हमने जिंदगी में? नहीं. आप 2.5 लाख रुपीस तक एक साथ रेमिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, कंसिडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ FEMA. Which of the following option correctly determines the residential status of Mr. Sumit Soni for the financial year 22-23? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो तुम बताओ. तो मैं तुमको बताता हूं सर क्या हुआ था उसके रेसिडेंशियल स्टेटस में. कब निकालना है अपने को? 22-23 का निकालना है. ठीक है, अब समझो क्या हुआ था. 1 सितंबर 2020 को अगला इंडिया के बाहर गया था कुछ तो भी बिजनेस करने के लिए. उसके बाद 2 दिसंबर 2020 को वापस आ गया. फिर 5 फरवरी को बाहर चला गया. आ रहे जा रहे आवते जावते. फिर उसके बाद 5 मार्च को वापस इंडिया आया. 5 मार्च कब का सर? 2021 का. उसके बाद 15 नवंबर को इंडिया के बाहर फिर चला गया. 15 नवंबर 2021. क्या वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा स्टे किया था? मेरे को फर्क नहीं पड़ता. वो किया हो नहीं किया हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. जब वो 15 नवंबर को इंडिया के बाहर गया, क्यों गया? बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए गया. तो जिस दिन वो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए गया, उस दिन के बाद से वो मेरे लिए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया. क्या हो गया? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया. तो इस केस में वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है ही नहीं. तो इसका आंसर क्या होगा सर? मिस्टर सुमेध विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इंडियन? बिल्कुल भी नहीं. सुमेध टू बी ट्रीटेड एज NRI since he left India for a purpose of carrying on business outside India in London. Correct. Next, Mr. Sumit is to be treated as resident. बिल्कुल नहीं. The information provided in the case scenario is not sufficient. सर इस बार ऐसा बहुत बार हुआ है कि इस बार आपके पेपर 6D में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऑप्शंस में इंस्टीट्यूट ने मार्क किया है कि none of the options is correct. आपके May 22 का जो सजेस्टेड आंसर आया है उसमें पेपर 60 जो इकोनॉमिक लॉ का था, वहां पे इंस्टीट्यूट ने बहुत जगह लिखा है, 4 ऑप्शन दे दिए और उन्होंने लिखा है आंसर में नॉन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. जाने दो सर, जाने दो. अपने लिए क्या आंसर है कि भैया वो क्या है? वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है. समझे क्या? ठीक है. अब सर क्वेश्चन नंबर 23 को इसको अपन होल्ड करके रखते हैं, लास्ट में करेंगे, उसमें चेंजेस है. क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक फटाफट कर लेते हैं. बहुत टाइम लग रहा है सर, जल्दी बढ़ो मेरे साथ. अब अपने को केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे. आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या लिखा हुआ है? कैन यू सॉल्व दिस MCQ विदाउट द केसेस? यस, ऑलमोस्ट. तो सर इतना बड़ा केस जो है आपको पढ़ना पूरा नहीं पड़ेगा. पहला वाला केस पढ़ते हैं सर, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट नंबर 1. The NCLT ordered to Simran Software Limited would pay 5% dissenting shareholder the value of shares held by them, and the valuation of such shares shall be arrived at from a predetermined pricing formula. According to the provision of Companies Act, the valuation of the shares shall not be less than. Sir, मेरे को एक बात बताओ ना,
आप जब वैल्यूएशन करवाते हो, अच्छा ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन सेक्शन 232 का है। अगर एमाल्गमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको आप एग्जिट ऑप्शन देते हो, तो उसमें आप प्राइस डिटरमाइन करते हो कितना, एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला यूज करके। और प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला कहां से आता है सर, वो आपके सेबी के रेगुलेशन से आता है। कोई रजिस्टर्ड वैल्यू डिसाइड करता है क्या, नहीं। कोई सीएसीएस नहीं, आपका सेबी डिसाइड करता है। तो द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय प्रैक्टिसिंग सीए नहीं, द वैल्यू स्पेसिफाइड इन सेबी करेक्ट, द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय प्रैक्टिसिंग सीए नहीं, द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग नहीं सर, आपका सेबी रेगुलेशन के हिसाब से प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्या हो रहा है सर, क्वेश्चन से मेरे को एक चीज समझ आया, सिमरन सॉफ्टवेयर लिमिटेड का कुछ तो भी एमाल्गमेशन मर्जर हो रहा है 232 के अंदर। फिर क्या लिखा है, एज रिगार्ड्स लिस्टिंग व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एमाल्गमेशन ऑफ सिमरन सॉफ्टवेयर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी विद हार्दिक लिमिटेड व्हिच इज एन अनलिस्टेड कंपनी। सर अगर एक लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी का हो रहा है मर्जर, तो क्या अनलिस्टेड कंपनी ऑटोमेटिकली लिस्टेड हो जाती है क्या, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है इट विल कंटिन्यू टू रिमेन अनलिस्टेड। तो सर इस एमाल्गमेशन में वुड बाय इटसेल्फ कन्वर्ट नहीं, would not by itself convert into a listed company, ये करेक्ट है। would convert हार्दिक लिमिटेड into a listed company but only after expiry of 15 days, नहीं expiry of 30 days नहीं। आप कन्वर्ट हो गए नहीं जब तक आप स्पेसिफिकली जाके अपने आप को लिस्टिंग नहीं करवा लेते। तो सर एज पर सेक्शन 232 where a listed company is being merged with unlisted company, the transferee shall remain unlisted unless it gets listed, मतलब जब तक वो अपने आप से लिस्टेड नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप को लिस्टिंग नहीं कराएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई, अरे बोलो डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड दोस्तों, एक बार जोर से कमेंट में धड़ धड़ हाँ 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 भर दो ना प्लीज, प्लीज एक बार जोर से बोलो ना हाँ। जोर से बोलो हाँ, सारे लोग बोलो हाँ। मेरे को पूरा धड़ 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 दिखना चाहिए, जल्दी जल्दी यस बोलो। कौन कौन आ रखा है, अटेंडेंस लगाओ अपना, चलो फटाफट। लाइक वाइक करके नहीं, बस यस बोलो, जोर जोर से यस बोलो। हाँ जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। अब तो बस भगवान का नाम जपते रहो तुम जब मौका मिल जाए भाई, कभी पीछे नहीं हटना जय माता दी बोलने से आज के डेट पे तो तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 25.3 में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट व्हाट इज द लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन द कंपनी व्हिच इट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम। अगर आपका एमाल्गमेशन हो रहा है तो जब तक आपका एमाल्गमेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक आप पे क्या लीगल ऑब्लिगेशन है। सर मेरे को जितना याद है आपको एनुअली एक रिपोर्ट बना करके आरओसी को देना पड़ता है कि आरओसी आरओसी मेरा एमाल्गमेशन पूरा प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या साल में एक बार बनाना पड़ता है, हाँ सर। क्या क्वार्टरली बनाना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, आपको साल में एक बार बनाना पड़ता है। टू फाइल अ प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम विद आरओसी सर्टिफाइड बाय ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी दैट द स्कीम इज कंप्लाइड विद। हाँ क्या सर्टिफिकेशन लगता है आपको, बताओ ना सर, कहां से ऑडिटर हर साल सर्टिफाई करेगा, कोई नॉर्मल सीए सीएस को इन प्रैक्टिस को ले ले वो सर्टिफाई कर देगा, पर एक स्टेटमेंट तुमको जमा करना पड़ता है। तो सर यहाँ पे ऑडिटर नहीं सर्टिफाई करेगा, ये गलत है। उसके बाद क्या लिखा है, टू फाइल अ प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम विद आरओसी सर्टिफाइड बाय सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट और सीएस इन प्रैक्टिस दैट द स्कीम इज कंप्लाइड करेक्ट। तीसरा क्या है, टू फाइल अ क्वार्टरली ऑडिटेड, नहीं भाई नहीं, क्वार्टरली ऑडिटेड कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, टू फाइल अ प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट विद द प्रेस्क्राइब्ड टाइम विद द आरओसी सर्टिफाइड बाय एन एडवोकेट हु इज प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट, बिल्कुल भी नहीं सर, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आप एक सीए सीएस का सिग्नेचर लेकर के एक स्टेटमेंट बना के 232 के अंदर जमा करोगे। आंसर 25.4 पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 25.4 में क्या लिखा हुआ है पढ़ो। According to the provision of Companies Act, whether both Mr. Manjeet and Mr. Rhythm are eligible for receiving the compensation for loss of office of their respective office as managing director and whole time director। अच्छा एक बात अच्छी चीज है कि ये दोनों एमडी और डब्ल्यूटीडी है, तो एमडी और डब्ल्यूटीडी को क्या कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलेगा। सर जब भी मर्जर का क्वेश्चन आता है ना, एक कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस का क्वेश्चन ये ना कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं सर मनजीत और रितमन कौन है, आ जाओ ऊपर। ये देखो सर, इट इज वर्थ नोटिंग दैट मिस्टर मंजीत who was appointed as a managing director of Simran Software Solution on 1st January for a period of 5 years was going to lose his office due to amalgamation of Simran Software with Hardik। वो अपना ऑफिस लूज करने वाला था amalgamation की वजह से मंजित। दूसरा मिस्टर सिमिलरली मिस्टर रिदम जो होल टाइम डायरेक्टर था for a period of 5 years in lieu of his current assignment as whole time director,
ही वॉज ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट एज मैनेजर इन हार्दिक लिमिटेड। अच्छा भाई, ऊपर जो मंजीते हैं ना, मंजीत को कोई ऑफर नहीं मिला है, लेकिन जो आपका रितमन है ना, उसको इन्होंने क्या ऑफर दे दिया है, मैनेजर का ऑफर दे दिया है। तो क्या अब रितमन को मिलेगा सीएफएलओ? नहीं सर, रितमन को कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा, पर क्या मंजीते को मिलेगा? हाँ, मंजीते को मिलेगा। तो सर इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू प्रोविजन आंसर क्या होगा? ओनली रितमन इज एलिजिबल, नहीं, ओनली मंजीत इज एलिजिबल। हाँ, बोथ आर एलिजिबल, नहीं, नीदर आर एलिजिबल नहीं। तो सर आपका मंजीत एलिजिबल है, आपका सिर्फ मंजीत एलिजिबल है, रितमन एलिजिबल नहीं है। आंसर है बी, 25.4 बी करेक्ट। सर लास्ट वाला पढ़ो, नेक्स्ट वाला, एकदम लास्ट वाला क्या लिखा है? मिस्टर मोहन वॉज रिमूव्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ सिमरन सॉफ्टवेयर लिमिटेड फॉर द अलेज्ड फ्रॉड कमिटेड व्हाइल होल्डिंग द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। जब वो कंपनी का डायरेक्टर था, उसने फ्रॉड किया है, तो मिस्टर मोहन को अपन ने निकाल दिया। हाउ वुड द ऑनगोइंग अमेलगमेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी इंपैक्ट द पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग? सर अगर एक डायरेक्टर फ्रॉड किया हुआ पकड़ा जाता है, कब? जब ए और बी का अमेलगमेशन हो रहा है, और उस अमेलगमेशन के दौरान कंपनी का कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, तो याद रखना, फ्रॉड की वजह से ना एमालगमेशन रुकेगा और ना एमालगमेशन की वजह से फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन रुकेगा। दोनों पैरेलली चलते रहेंगे अपने अपने तरीके से, कोई भी किसी को नहीं रोकेगा। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट है? पहला, पेंडिंग लीगल केस विल बी कंटिन्यूड एज बिफोर मिस्टर मोहन एंड सिमरन सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अच्छा, पेंडिंग लीगल केस कंटिन्यू तो होगा, लेकिन क्या सिमरन और मोहन के बीच में होगा? दूसरा ऑप्शन, द पेंडिंग लीगल केस विल बी कंटिन्यूड एज बिफोर अगेंस्ट मिस्टर मोहन, तो नॉट विद सिमरन सॉल्यूशंस लिमिटेड बट विद हार्दिक लिमिटेड। सर एमालगमेशन के बाद अब एमालगमेशन हार्दिक के साथ हो गया, तो आपको पता है जब एमालगमेशन होता है तो जो ट्रांसफरर कंपनी होता है उसका केस ट्रांसफरी कंपनी कंडक्ट करती है। तो सर ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो ज्यादा करेक्ट लग रहा है। सर नंबरिंग ठीक कर लेना, थर्ड वाला काट देना, ये वाला और ये वाला थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। Mr. Mohan was holding the office of director in Software Limited, therefore the transferor company, and therefore till the time the pending legal case is not finally decided, the process of amalgamation could not be completed. चल हट, अमेलगमेशन नहीं रुकेगा सर, भले तुम डायरेक्टर क्यों ना थे, अमेलगमेशन नहीं रुकेगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? द ऑनगोइंग लीगल केस वुड नॉट अफेक्ट द अमेलगमेशन। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट भी करेक्ट है। तो सेकंड पॉइंट करेक्ट है और फोर्थ पॉइंट करेक्ट है, तो आपको देखना है सेकंड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आपका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नीचे देखिए सर, क्या सी करेक्ट आंसर है? हाँ जी, आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सर हमने रेलेवेंट जगह पे बस केस स्टडी को रेफर किया, उसके बाद हमको रेफर करने की जरूरत नहीं थी। पूरा पूरा नहीं भी रेफर करोगे तो चल जाएगा। अब सर क्वेश्चन नंबर 26, कैन यू सॉल्व दिस एमसीक्यू विदाउट रीडिंग द केस स्टडी? आंसर है नो। ओ बाप रे, ओ बाप रे, इतना बड़ा केस स्टडी है। पर भैया हम तो ढीठ इंसान है, हम तो ढीठ है, निर्लज है, हम तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे। हम तो सीधा केस स्टडी पढ़ेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगा रेलेवेंट केस स्टडी में पोर्शन पढ़ लेंगे। सर क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो द ऑफर ऑफ एक्विजिशन, इनकी ऐसी तैसी, ये लोग छोड़ ही नहीं रहे भाई, ये लोग एक्विजिशन वाला टॉपिक छोड़ ही नहीं रहे। मर्जर अमेलगमेशन चैप्टर 5 जो है वो छोड़ ही नहीं रहे। क्या लिखा है सर? देखो, द ऑफर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स of Swati Garment Limited was approved by 91% shareholder and the offer remained open for 4 months. सर आपका सेक्शन 235 की बात कर रहे हैं, क्यों? 4 महीने तक ऑफर चालू था और आपके 91% लोगों ने अप्रूव कर दिया, मतलब बाकी 9% डिसेंटिंग शेयर होल्डर है। बट द डिसेंटिंग शेयर होल्डर डिड नॉट अवेल द सेड ऑफर as per the provision of Companies Act. Maximum within how much time Minerva Fabrics Limited is required to send a notice to dissenting shareholder indicating its intention to acquire? सर dissenting shareholder का शेयर्स कब तक अक्वायर कर सकते हो? आपको पता है ना, जिस दिन आपका 4 महीना खत्म होता है उसके 2 महीने के अंदर अंदर आप अक्वायर कर सकते हो। सीधा प्रोविजन है, सीधा प्रोविजन है। जब आपने ऑफर दिया 4 महीने तक ऑफर ओपन रखोगे, 4 महीने खत्म होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आप क्या करोगे? आप नोटिस भेज दोगे डिसेंडिंग शेयर होल्डर को कि ये नाराज फूफा, मैं तेरे भी शेयर्स लेना चाहता हूं। उसके बाद ही तो वो एनसीएलटी के पास जाएगा। तो सर इसका आंसर है विद इन 2 मंथ्स, ऑप्शन 1 बी, 2 मंथ्स करेक्ट। सर आगे बढ़ो। Swati Garment Limited needs to park the funds received from this particular company on behalf of dissenting shareholder in a separate bank account. तुमको पता है ना, यहाँ पे अगर एक्विजिशन हो रहा है तो जो अक्वायरिंग कंपनी है वो सीधा कंपनी को भेज देगी पैसा, और फिर कंपनी क्या करेगी? डिसेंडिंग शेयर होल्डर का शेयर्स काट देगी और नया शेयर अक्वायरिंग कंपनी को इशू कर देगी। तो सर सवाल ये है, जो सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा आया है वो कितने समय के अंदर तुम डिसेंडिंग शेयर होल्डर को डिसबर्स करोगे? तो लॉ ने कहा डिसबर्स करने में 60 दिन तो लगेगा ना भाई, तो तुम 60 दिन के अंदर डिसबर्स करोगे। नीचे लिखा हुआ भी है सर, एज पर सेक्शन 235
Funds received by the transferor company shall be disbursed to entitled shareholder within 60 days of the receipt thereof. तो सर जो पैसे आएंगे उसको 60 डेज के अंदर क्या करोगे, डिसबर्स कर दोगे. अब सर नेक्स्ट वाला सेक्शन पढ़ो, 26.3 क्या लिखा हुआ है. ड्यू टू टेक ओवर ऑफ स्वाति by Minerva, Mr. Manoj lost his office as a managing director. Since Swati Limited wants to compensate him, how much compensation will be payable to him? अच्छा, अब ये लोग एक कदम आगे गए. अब ये पता है मनोज को कॉम्पनसेशन मिलेगा. क्यों? मैनेजिंग डायरेक्टर है. क्यों? भैया अमेलगमेशन हुआ, एक जने की नौकरी गई है, कॉम्पनसेशन मिलेगा. सवाल ये है कितना मिलेगा. तो सर ये सेक्शन 202 वाली लिमिट है. कितना कॉम्पनसेशन होता है? आपने पिछले 3 साल में जितना कमाया उसका एवरेज मल्टीप्लाइड बाई जितना आपका बैलेंस पीरियड बचा है उतना. जितना 3 साल में कमाया एवरेज उसका मल्टीप्लाइड बाई जितना बैलेंस पीरियड बचा है, सब्जेक्ट हुआ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स. 3 साल से अगर ज्यादा बचा है तो सिर्फ 3 साल गिनोगे. यहाँ पे कौन बंदा लूज कर रहा है सर? ऑफिस मनोज. आ जाओ मनोज के बारे में देखते हैं, मनोज की क्या हाल है. मनोज जो है, he was holding office of a managing director after being appointed on 15th April 2016. Due to expertise, the company reappointed him on 1st April 2021. मतलब अभी अभी reappoint हुआ है for the next 5 years. ठीक है. बिकॉज ऑफ सच डेवलपमेंट मनोज लॉस्ट हिज ऑफिस. मतलब सर 5 अभी अभी अपॉइंट हुआ है. तो मेरे को एक चीज तो समझ आ गई, कितना भी इसका ड्यूरेशन बचा हो, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, मेरे को पता है इसको 5 साल का, इसको 3 साल का कॉम्पनसेशन मिलने वाला है. तो इसके पिछले 3 साल का एवरेज रेम्यूनरेशन देखते हैं. मिस्टर मनोज जो है उसको कितना रेम्यूनरेशन मिला था 3 साल का? 40 लाख, 35 लाख, 30 लाख. 40 लाख, 30 लाख, 35 लाख. तो इसको एवरेज रेम्यूनरेशन 35 लाख का मिला था. और 35 लाख इंटू 3 इयर्स, 35 लाख इंटू 3 इयर्स कितना हो जाएगा? 1.05 करोड़ का इसको रेम्यूनरेशन मिलेगा. ये सीएफएलओ है सर अंडर सेक्शन 202. बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है. इसको 36 मंथ्स का मिलेगा, 3 महीने का मिलेगा. आंसर है 105 लाख, मतलब 1.05 करोड़ का इसको रेम्यूनरेशन या कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलेगा. अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? According to the case scenario, appointment of Mr. Manoj as managing director of Top Gears Limited was approved by shareholder by passing a resolution at the general meeting. In such a situation, as per the provision of Companies Act, maximum within how much time the prescribed return MR1 is required to be filed with ROC? Choose the correct answer. सर जब आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हो तो आप एक रिटर्न भरते हो जिसका नाम होता है MR1. वो MR1 कितने समय में जाता है सर? आपको याद होगा सेक्शन 196. अपॉइंटमेंट का जो रिटर्न होता है वो फाइल होता है विद इन 60 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट. 60 डेज के अंदर आप फाइल करोगे तो मैक्सिमम विद इन 60 डेज आपको फाइल करना पड़ेगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर. अगर आपको इसका आंसर याद नहीं आया तो आपको समरी नोट्स खोल के सेक्शन 196 जाना चाहिए. वहां पे मेरे को जितना याद है सब सेक्शन 4 में सर लास्ट लाइन में लिखा हुआ था कि आपको MR1 में 60 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा. 196 सब सेक्शन 4 था. फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग सर. वहां पे आपको लिखा हुआ है 60 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फाइल करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सर क्या लिखा हुआ है. टॉप गेयर्स लिमिटेड गॉट इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन BSE एंड NSE after becoming a listed company. What changes are required to be made by the top gear to the strength of his board of director concerned? अच्छा, आप अनलिस्टेड कंपनी थे, अब आप लिस्टेड कंपनी बन गए हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या चेंज करोगे? तो सर पढ़ते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनका क्या था. सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनका क्या था सर? लास्ट पैराग्राफ पढ़ो. विद द इंक्लूजन ऑफ मिस्टर मनोज. मनोज अब आया है टॉप गियर्स में. तो मनोज जब टॉप गियर्स में आया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रीच्ड टू 14 इंक्लूडिंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. हाई ला भाई, जब तुम अनलिस्टेड थे ना तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से चल जाता था. अब तुम लिस्टेड हो गए हो तो एटलीस्ट 1/3 विल हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. आपके टोटल कितने डायरेक्टर है? 14. तो सर 14 डायरेक्टर का 1/3 मतलब क्या? 4.667. मतलब आपके कम से कम 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. और आपके कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. तो आपको कितने और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे मालिक? आपको 3 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे. अ कंपनी विल हैव टू अपॉइंट 3 मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. बोलो समझला का है? बोलो समझा क्या? 3 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे. समझे सर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. उसमें क्या लिखा हुआ है? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट रीडिंग MCQ? यस. विदाउट रीडिंग केस? यस. हाश तरस गए थे हम इसके लिए. इसके बिना ही हम वैसे भी बिना पढ़े ही कर रहे थे अभी तक. चलो सर क्या है क्वेश्चन नंबर 27? पढ़ो मेरे साथ. It is observed that the share of central government in the paid up share capital of GECL is 21%, while the state government
of Gujarat and Navyug Electrical Limited, a government company, holds 23% and 10% respectively. Which one of the following option is correct? चल चल, अभी हम बहुत बड़े हो गए, ये सब मत सिखाओ सर हमको। गवर्नमेंट कंपनी में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिला करके 51% से ज्यादा होना चाहिए, या आप किसी और कंपनी के गवर्नमेंट कंपनी हो। दोनों कंडीशन को मर्ज करके नहीं देखते। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी कितना स्टेक होल्ड कर रही है? 10%, तो भूल जा भाई, ये 10% तो भूल ही जा। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रही है? 21, और स्टेट गवर्नमेंट 23। मिला के क्या 51% या उससे ज्यादा हो रहा है? नहीं, तो आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो। जीसीएल इज अ गवर्नमेंट कंपनी नहीं जी, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी नहीं, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब बी और डी देखूंगा। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये मिला के 54% होल्ड कर रहे हैं, जबकि लिमिट 55 का है। के बैठा है क्या? GCL is not a government company because CG और SG का मिला के 44% आता है और लिमिट 51% है। तो आपका डी आंसर है सर, डी इज योर आंसर। मिला करके 51% नहीं आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। आगे बढ़े सर। Which one of the following option is applicable in case Mr. Anant was preferred to be given the valuation assignment of valuation of asset of GCL? अब सर ये गवर्नमेंट कंपनी से सीधा छलांग मारा इन्होंने रजिस्टर्ड वैल्यूअर के कंसेप्ट पे। क्या मिस्टर अनंत वैल्यूएशन कर सकते हैं? आंसर ऑप्शन ए, मिस्टर अनंत कैन नॉट एक्ट एज अ वैल्यूअर बिकॉज ही इज अ पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। भाई अगर तू पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया है ना, तो तू डेफिनेटली वैल्यूएशन नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ एक इंडिया का रेसिडेंट ही वैल्यूएशन कर सकता है। दूसरा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट तो है, पर अपने को चेक करना पड़ेगा मिस्टर अनंत अनंत जो है इंडिया का है कि नहीं है। दूसरा, मिस्टर अनंत कैन नॉट एक्ट एज अ वैल्यूअर सिंस प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। हाँ, हम तो लिखवा के आए हैं। तीसरा, मिस्टर आनंद कैन एक्ट एज अ वैल्यूअर बीइंग अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन इन लंडन एंड इज मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। ओहो, मिस्टर आनंद कैन एक्ट एज अ वैल्यूअर बीइंग अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन लंडन एंड इज आउट ऑफ इंडिया फॉर लेस देन 7 years। भाई ये सब मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मेरे को बस इतना पता है अगर वो इंडिया के बाहर का है तो वो वैल्यूअर नहीं बन सकता। और एक बार देख लेते हैं आनंद किधर का है। सर वैसे चारों ही ऑप्शन में लिखा हुआ था वो इंडिया के बाहर का है, तो इंडिया के बाहर का ही होगा। पर मिस्टर अनंत, he set up his valuation in the last 5 years. He came to India in 24th December 2021। तो सर इंडिया के बाहर का है तो वो वैल्यूअर नहीं बन सकता। तो सर क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 247, अ नॉन रेजिडेंट कैन नॉट एक्ट एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। In case of PML is aggrieved by the order dated 30th December 30th October of ROC that led to removal of its name from the register of companies and its dissolution, and therefore it desires to file an appeal with NCLT। अब सर ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उक्के कूदी मारा इन्होंने रिमूवल पे। एक कंपनी है उसका 30th अक्टूबर को नाम कट गया, उसका नाम कट गया। अब क्या वो रजिस्टर्ड, अब क्या वो कंपनी अपना नाम रिवाइव करने के लिए एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकती है? हाँ सर, हमको बहुत अच्छे से पता है, 3 साल के अंदर एप्लीकेशन दे सकती है। हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 252। अगर आपका नाम रिमूव हो गया है तो उसके बाद 3 साल के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हो एनसीएलटी को कि एनसीएलटी मेरा नाम रिवाइव कर दे। तो सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? PML is permitted to file an appeal within 1 year, 2 year, 3 year, 5 years। सर द आंसर इज 3 years के अंदर आप फाइल कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। 3 years के अंदर आप फाइल कर सकते हो, करेक्ट। सीकिंग रिस्टोरेशन, आप अपना नाम वापस मांगो, आप ये बोलो भाई प्लीज मेरा मत काट, मेरा वापस रिस्टोर कर दे नाम। नालायक, नाम की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो सर। Which one of the following option is applicable in case PML denies to discharge its liability and other obligation contending that after dissolution it has ceased to operate? सर अगर वो ये बोल रहे हैं डिसोल्यूशन के बाद ना तो मैं अपना असेट बेच सकता हूं, ना मैं अपनी लाइबिलिटी रीपे करूंगा, और ना ही मैं अपना कोई ऑब्लिगेशन मीट करूंगा, तो क्या वो सही बोल रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं बोल रहा है। एक इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन करके सेक्शन था, सेक्शन 250। इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था कि अगर एक कंपनी डिसॉल्व हो जाती है उससे उसका लाइबिलिटीज अफेक्ट नहीं होता है, रियलाइजेशन ऑफ असेट इफेक्ट नहीं होता है, और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है, तो वो बकवास तो नहीं कर सकता। तो सर यहां पे जो इसका कंटेंशन है कि अब मैं डिसॉल्व हो गया तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली इनवैलिड। और आप अगर देखोगे सर ऑप्शन बाकी 3 वैलिड है, थर्ड ऑप्शन ही इनवैलिड है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है।
समझे सर? और लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। सपोज पीएमएल लिमिटेड ऑन इट्स ओन डिसाइड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्या तुम अपने खुद का कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो? क्या तुम खुद का हटवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो? हाँ सर, आप अपने नाम को रिमूव करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, पर एक दो शर्तें। सबसे पहले अपने सारे लाइबिलिटी रीपे कर देना, और दूसरा या तो एसआर पास कर देना या 75% मेंबर का कंसेंट ले लेना। सर ये दो कंडीशन मीट होंगे तभी आप खुद का कटवा सकते हो नाम। पहला, अगर आपने सारी लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश कर दी है, और दूसरा एसआर ले लिया है या 75% लोगों का अप्रूवल ले लिया है, तो आप अपना सारा आप जो है नाम कटवा सकते हो। तो सर यहाँ पे क्या इट इज नॉट परमिटेड? नहीं भैया। ऑल द डायरेक्टर्स कैन पास अ रेजोल्यूशन? नहीं, हमको बोर्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी एंड पासिंग ओआर उप नेक्स्ट, एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी एंड पासिंग एसआर, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। एसआर पास करो या 75% मेंबर का कंसेंट लो। सर ये एसआर में और 75% मेंबर में क्या डिफरेंस होता है? एसआर मतलब 75% मेंबर का कंसेंट ही होता है ना सर। एसआर जो होता है ना, जनरल मीटिंग में पास होता है। तो अगर 100 में से 50 मेंबर आए और 50 में से 75% लोगों ने अप्रूवल दे दिया, तो एसआर पास हो गया, मान लिया जाएगा। पर दूसरी तरफ 75% ऑफ इट्स मेंबर मतलब क्या, 100 मेंबर जो है ना, उसमें से 75%, 75 लोग अगर राइटिंग में कंसेंट दे रहे हैं, तो एसआर में अगर 50 लोग मीटिंग में आए और उसमें से 38 लोगों ने भी अप्रूव कर दिया ना, तो एसआर पास हो गया। पर अगर आप ऐसा मीटिंग नहीं बुलाना चाहते हो, तो आपको 75% मेंबर का कंसेंट लगेगा। चलो सर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। कैन दिस बी सॉल्व विदाउट केस स्टडी? हाश, बच गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या है पहले, सर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 28, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये पूरा वाइंडिंग अप के सेक्शंस पे क्वेश्चन है, तो इसमें आउटपुट देने से ज्यादा इनपुट लेना, चीजें याद कर लेना। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा था, अच्छा अच्छा ऐसा था, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ो। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट मिस्टर रोहन एंड मिस्टर शरद इनहेरिटेड 2000 शेयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर। मिस्टर मूलचंद, उनके पापा का नाम था मूलचंद, उनके डेथ के बाद 2000 शेयर्स आए, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एलिजिबिलिटी बोथ हैड साइंड द वाइंडिंग अप पिटीशन एज अ कंट्रीब्यूटरी। आपने एज अ कंट्रीब्यूटरी वाइंडिंग अप का पिटीशन साइन कर दिया। क्या आप वाइंडिंग अप रिक्वेस्ट कर सकते थे? Could you have requested for a winding up? Yes sir, if you remember, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी अगर है तो वो खुद के नाम पे शेयर होल्ड करता है, या उसको कहीं से शेयर आया है, या अगर उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद उसको डिवॉल्व हुआ है, डिवॉल्व मतलब क्या, उस पे आया है शेयर्स, तो वो वैलिड कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है और वो पिटीशन वाइंडिंग अप के लिए फाइल कर सकता है। सर ये आपके सेक्शन 272 में लिखा था। कौन कौन पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकता है? उसमें एक ऑप्शन था कॉन्ट्रीब्यूटरी, और उसमें क्लियरली डब्बे में लास्ट में लिखा हुआ था कि अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी को शेयर्स डिवॉल्व हुए हैं, तो उस केस में वो वैलिड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। क्या वो वैलिड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? वेदर दे वर एलिजिबल? एब्सोल्युटली यस सर। द आंसर इज रोहन एंड शरद आफ्टर बिकमिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी ओनली इफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम आर फुली पेड अप। नहीं भैया, उधर लिखा है कॉन्ट्रीब्यूटरी फुली पेड अप शेयर्स होल्ड करे या नहीं करे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, मिस्टर रोहन एंड शरद आर एलिजिबल फॉर एटलीस्ट 6 months आफ्टर इनहेरिटिंग, ऐसा भी कुछ नहीं था। वर एलिजिबल फॉर एटलीस्ट 9 months, नहीं सर। रोहन एंड शरद वर एलिजिबल for winding up petition as the shares which they were contributories have devolved upon them on the death of their father। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सर। आपके फादर के डेथ के बाद आप पे शेयर्स आया है, तो वो शेयर्स जो है उसको लेके आप वाइंडिंग अप का पिटीशन बिल्कुल फाइल कर सकते हो। कोई ये नहीं बोलेगा कि मोहन, कोई ये नहीं बोलेगा कि रोहन और शरद तुम तो ओरिजिनल शेयर होल्डर नहीं थे। कोई बात नहीं, मेरे को मेरे पापा से डिवॉल्व होके आया है, मैं बिल्कुल पिटीशन फाइल कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो सर, नेक्स्ट वाला पढ़ो। It is noticed that out of 500 members who held partly paid up shares, only 350 members paid up the unpaid contribution and the remaining 150 shareholder did not pay। सर 500 शेयर होल्डर थे जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए थे, उसमें से 350 शेयर होल्डर ने पे कर दिया, बाकी 150 शेयर होल्डर बचे हुए हैं, तो क्या उनको माफ कर देंगे? नहीं सर, अगर 350 ने दिया है, बाकी 150 शेयर होल्डर को भी पैसे देने पड़ेंगे। द रिमेनिंग 150 शेयर होल्डर आर येट टू पे द अमाउंट। Select the correct option from the given below. Whether the payment made by 350 members would absolve the remaining 150 members। क्या 350 ने पे कर दिया इसलिए बाकी 150 को भी छोड़ दोगे? पागल है क्या? पैसे कोई छोड़ता है क्या? नहीं सर, आप नहीं छोड़ोगे। In case the amount required to settle the debts is collected from 350 members, remaining 150 members are not required to pay their dues। बकवास। दूसरा,
All the shareholders holding partly paid up shares are required to respond individually to the demand notice whether they wish to pay the unpaid amount due from them or not. ये वाला तो एक ऑप्शन वैलिड लग रहा है सर. It is within the discretion of NCLT. बिल्कुल भी नहीं. Every unpaid shareholder being a contributory is liable to pay to the extent of unpaid amount of shares irrespective of his shareholding. D ऑप्शन करेक्ट है सर. B ठीक लग रहा था लेकिन D बेटर है. हर एक शेयर होल्डर जो है वो अपनी लाइबिलिटी इंडिविजुअली पूरा पे ऑफ करेगा. सो D इज द बेस्ट ऑप्शन. आगे बढ़े सर. Binoy Limited wants to compensate Raman Singh since he lost his office. Is it justified to pay the compensation? तो सर इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा. मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉम्पेंसेशन मिलता है. बिनॉय जो है इट इज नॉट परमिटेड टू पे इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर रमन सिंह फॉर लॉस ऑफ ऑफिस as it is being wound up by the NCLT and negligence of Raman Singh was involved. सर अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है उसकी वजह से आपका लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है, सुनना ध्यान से. अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है उसकी वजह से आपका लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है, गलती आप ही की थी, गलती आप ही की थी, तो कौन सा कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस भाई? फिर वाइंडिंग अप के केस में कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलता है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. The company liquidator, Mr. Dilip, was appointed by NCLT, had some conflict of interest. कितने दिन के अंदर आपको conflict of interest दिखाना पड़ता है? तो मैंने कहा जिस दिन अपॉइंट होते हो ना उसके 7 दिन के अंदर अंदर conflict of interest या फिर lack of independence के बारे में बता देना. तो सर आप अपॉइंट कब हुए हो ये सवाल है, तो ऊपर अपने को केस लॉ में जाना पड़ेगा. सर यहाँ पे मैंने पहले से आपके लिए हाईलाइट करके रखा है कि मिस्टर दिलीप जो है ना वो 21 दिसंबर को अपॉइंट हुए थे. इसके 7 दिन के अंदर मतलब 28 दिसंबर के पहले पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो हूं वो इंडिपेंडेंट नहीं हूं या मेरा कोई इंटरेस्ट है. तो सर द कंपनी लिक्विडेटर विल हैव टू डिस्क्लोज बिफोर 28 दिसंबर. सर एज पर सेक्शन 275 within 7 days of appointment liquidator has to file declaration disclosing conflict of interest if any. आपको एक डिक्लेरेशन 7 दिन के अंदर देना पड़ता है, 28 दिसंबर के पहले पहले देना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? Out of the following 4 options, select the one which correctly indicates the role of ROC on receipt of independence from receipt of intimation of order from NCLT for winding up. सर एक बार NCLT ने winding up का ऑर्डर दे दिया तो ROC का क्या रोल होगा? एक बार अगर NCLT ने इंडिपेंडेंस इंटीमेशन सॉरी एनसीएलटी ने अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया तो आरओसी का क्या रोल होगा? सर आरओसी जो है वाइंडिंग अप के प्रोसेस को देखेगा क्या? क्या आरओसी वाइंडिंग अप के प्रोसेस को देखेगा? सर आरओसी का काम सिर्फ इतना होगा दैट आरओसी विल मेक एन एंडोर्समेंट टू द इफेक्ट इन दिस रिकॉर्ड एंड नोटिफाई इट इन द ऑफिशियल गैजेट. आरओसी क्या करेगा? अपने रिकॉर्ड में नोट कर लेगा और चिल्ला चिल्ला के ऑफिशियल गैजेट में बता देगा. बस उसका वाइंडिंग अप पे और कोई रोल नहीं होगा. ऑप्शन ए द आरओसी विल कीप अ विजिलेंस ओवर वाइंडिंग अप. नहीं भाई, उसके लिए अपन ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया है. द आरओसी विल असिस्ट द कंपनी लिक्विडेटर. नहीं. द आरओसी विल मेक एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट इन द रिकॉर्ड एंड नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट. एब्सोल्युटली करेक्ट. द आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम. नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं, तू रुक जा, पहले वाइंड अप तो हो जाने दे. अभी तो तेरे को सिर्फ वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया है. कल को जब पूरा वाइंडिंग अप खत्म हो जाएगा और लिक्विडेटर तेरे को बताएगा कि पूरा वाइंडिंग अप हो गया, तब लिक्विडेशन की बात करना, उसके पहले लिक्विडेशन की बात मत करना. सर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व द एमसीक्यू डायरेक्टली विदाउट रीडिंग द केस? पहले मैंने यस लिखा था, बाद में मैंने काट करके इसको नो कर दिया. इसको नो कर दो, हमको केस में थोड़ी सी चीजें तो पढ़नी पड़ेगी. पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते. Sir, Mr. Khurana, Mr. Singh, and Mr. Dhillo had filed an application with NCLT against operation and mismanagement prevailing in the New Age Automobiles Private Limited, in which Jagat Electrical Limited is the majority shareholder. Sir, एक कंपनी है ये वाली, उसमें एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ये, और उसमें छोटे छोटे शेयर होल्डर ने ऑपरेशन का एप्लीकेशन दिया है. चूज द करेक्ट ऑप्शन वेदर द एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल. वो सब छोड़ो सर, मेरे को बस ये बताओ ऑपरेशन के लिए वैलिड एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है? आपके अगेंस्ट अगर ऑपरेशन हो रहा है तो वो बताने के लिए वैलिड एप्लीकेशन आप कैसे दोगे? उसकी लिमिट लिखी है सेक्शन 244 में. डिपेंड्स ऑन कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो इन दैट केस 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल इशूड शेयर कैपिटल. तीनों में से कोई भी लिमिट मीट हो जाए, या तो 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, मतलब टोटल में से 1/10 मेंबर भी अगर जा रहे हैं या अगर 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल भी जा रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा. सर यहाँ पे कितने मेंबर गए? 1 2 3. ये लोग 3 मेंबर्स गए हैं. ठीक है, तो ये देखना है अपने को कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं. आ जाओ कंपनी का शेयर होल्डिंग देखते हैं. ये पढ़ो सर. Over a period of time,
Jagat Electricals Limited gradually started increasing in stake in New Age Automobiles Private Limited and ultimately reached a level of 92%. 92% तो भैया अकेला कौन होल्ड कर रहा है? जगत। तो सर 1/10 ऑफ इशूड पेड अप शेयर कैपिटल तो कोई फाइल नहीं कर सकता। सर ऑपरेशन के लिए 3 लोग फाइल कर सकते हैं, 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर या 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। पर 1/10 तो तुम कर ही नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि 92% तो जगत होल्ड करता है। The stake of 92% was achieved by various agreements made by Mr. Singh, Khurana and Dhillon. These three friends who were left with only 8% of the shareholding. Oh, बाकी 8% कौन होल्ड कर रहे हैं? ये 3 दोस्त होल्ड कर रहे हैं। सर अब आप बोलोगे कि 4 लोग मिलकर के पब्लिक कंपनी कैसा बना सकते हैं? अरे तुमको क्या पता, जगत ने 3 नॉमिनी बैठाए होंगे, जगत ने अपने 3 नॉमिनी बैठाए होंगे। बाकी 8% कौन होल्ड कर रहा है? ये 3 मेंबर। तो क्या ये 3 मेंबर एप्लीकेशन दे सकते हैं? सर हाँ, तो आप मान के चलो टोटल नंबर ऑफ मेंबर 7 होंगे। उसका 1/10 कितना होगा? उसका 1/10.7 होगा। तो एक मेंबर भी अगर चाहे ना एप्लीकेशन दे सकता है, तो इस केस में तो 3 मेंबर ने एप्लीकेशन दिया है, तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल वैलिड है। इट कैनॉट बी मेंटेन, गलत ऑप्शन है सर। इट इज मेंटेनेबल इज द सही ऑप्शन। इट इज विद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनसीएलटी नहीं, इट कैनॉट बी मेंटेन नहीं, इट कैन बी मेंटेन। आंसर इज बी। एक बार चेक कर लेते हैं सर, आंसर आपका बी है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 पे। सर क्या लिखा है? जगत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सेंट अगेन अ नोटिस after invoking the previous notice of Mr. Khurana, Singh and Dhillon respectively, offering them to sell their shares at an agreed price to be decided by a practicing CA. सर क्या हुआ? क्या हुआ? सर आप चढ़ते चढ़ते 92% शेयर होल्डर बन गए हो। अब क्या करोगे? बाकी वालों से खींच के शेयर ले लोगे। तो बाकी 8% वालों को आपने नोटिस भेजा। नोटिस जो आपने भेजा उसमें बोला हम तुम्हारे शेयर खरीदना चाहते हैं। और शेयर्स का प्राइस किसने डिटरमाइन किया था? एक प्राइस जो प्रैक्टिसिंग सीए ने डिटरमाइन किया था। तो लॉ पूछ रहा है क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स लायबल है शेयर सेल करने के लिए? आर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स लायबल टू सेल द शेयर्स? सर इस केस में ऑप्शनल होता है, आप याद करो। 235 में मैंडेटरी हो जाता है, 236 में ऑप्शनल होता है। तो इस केस में सर पहला ऑप्शन, सिंस प्राइस इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय अ सीए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर लायबल टू सेल। नहीं नहीं नहीं। दूसरा, इट इज ऑप्शनल फॉर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, हाँ, टू सेल द शेयर्स टू मेजॉरिटी शेयर होल्डर, बट द प्राइस नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। हाँ जी हाँ। उसके बाद इट इज ऑप्शनल बट द प्राइस नीड्स टू बी डिटरमाइंड बाय अ सीएस। बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शनल बट द प्राइस irrespective of which professional carries out। नहीं सर, अगर आपको मेरे क्लास से एक लाइन याद होगा तो लाइन एक ही थी कि 236 में हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं, बस तुम्हारे फायदे की एक बात कर रहे हैं कि प्राइस जो होगा ना वो रजिस्टर्ड वैल्यू डिसाइड करेगा। ऐसे एरे गेरे नत्थु केरे प्राइस में तुमको नहीं बिकने देंगे। तो सर यहाँ पे प्राइसेस जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यू निकालेगा। और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बेचना चाहो तो बेचो, वरना मत बेचना। 236 में ऑप्शन है, 235 में मैंडेटरी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, it is evident that Mr. Singh, Khurana and Dhillon become minority shareholder, refuse to sell their shareholding of 8% of Jagat. In case the trio agrees to the proposal, then maximum within how much time the amount of consideration shall be disbursed to them after it is deposited? मतलब मान लो वो शेयर्स बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और जगत ने पैसे भेज दिए, तो कितने दिन के अंदर ये शेयर होल्डर्स को पैसे मिल जाएंगे? तो सर वही 60 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। 235 और 236 दोनों में सेम है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो सर एज पर 236 द अमाउंट पेबल टू एंटाइटल्ड शेयर होल्डर शैल बी डिस्बर्स्ड विद इन द 60 डेज ऑफ द रिसीट। समझे? एक ही एमसीक्यू बुकलेट आया है भाई, एक ही बुकलेट आया है। उसके बाद अभी बुकलेट के क्वेश्चंस और आंसर्स अपडेट नहीं होते मालिक। थोड़ा अपने को हमारा सा दिमाग लेके जाना पड़ता है। हमको पता होना चाहिए बुकलेट 6 महीने पहले छपा है और उसके बाद अमेंडमेंट आए, तो हमारा दिमाग और वो बुकलेट मिलकर के काम हो जाता है। नया बुकलेट हर अमेंडमेंट पे आने लगा तो फिर हो गया काम। सर आगे बढ़ते हैं। 29.4 सुनो मेरी बात। सिंह फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड अर्पिता ट्रेडर्स लिमिटेड वेयर ऑफ द व्यू दैट चरण सिंह ऑटो, ये तो कोई नया केस स्टडी शुरू कर दिया भाई। इन्होंने क्या लिखा है? सिंह फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड अर्पिता ट्रेडर्स लिमिटेड वेयर ऑफ द व्यू दैट चरण ऑटो सिंह प्राइवेट लिमिटेड इज लाइकली टू ट्रांसफर इट्स एसेट इन अ मैनर दैट विल प्रेजुडिशियली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट इन कैपेसिटी एज अ क्रेडिटर, whether they are eligible to file such application। सर मैं आ गया चैप्टर मैं आ गया चैप्टर 5 में। एक सेक्शन था सेक्शन 221, याद है आपको?
221 क्या था? अगर लग रहा है कि एक कंपनी अपने एसेट्स को प्रीजुडिशियल वे में बेचने वाली है, तो उस कंपनी के शेयर होल्डर या फिर वो क्रेडिटर जिनको 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, या कोई भी और पर्सन कंसर्न जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो क्या क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकते हैं? हाँ जी हाँ, पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे दो क्रेडिटर है, एक तो मिस्टर सिंह और एक अर्पिता। क्या ये दोनों एप्लीकेशन दे सकते हैं? अपने को चेक करना पड़ेगा इतना इनका आउटस्टैंडिंग क्या है, तो उसके लिए अपने को आना पड़ेगा केस में। सर पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। Since 3 years before, Charan Singh Private Limited took 10 lakh rupees as a loan from Singh Finance Company Limited, out of which 6 lakh rupees has been paid. As of date, 4 lakh rupees is outstanding. सर 6 लाख पे कर दिया, 4 लाख बचा है। वेरी गुड वेरी गुड, 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सिंह साहब जो है वो जाकर के एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि भैया कंपनी असेट्स को बेचने वाली है। दूसरे केस में क्या लिखा है? An investigation was conducted, for it came to the knowledge of central government that the business of this company was done. ठीक है, आगे चलो आगे चलो। अर्पिता ट्रेडर्स कौन है? अर्पिता ट्रेडर इज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और चरण सिंह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रीपे 75,000 टू अर्पिता ट्रेडर्स लिमिटेड। हाँ सॉरी, चैप्टर 4 सॉरी सॉरी, हजरात 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 मेरी बात सुनो। करेक्ट 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 अमन, करेक्ट, थैंक यू फॉर द करेक्शन। सर 75,000 तो अर्पिता एप्लीकेशन दे सकती क्या? नहीं, अर्पिता ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है एप्लीकेशन नहीं दे सकते, पर सिंह साहब जो है वो दे सकते हैं। तो सर बोथ सिंह एंड अर्पिता इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी आर एलिजिबल नहीं। ओनली सिंह इज एलिजिबल, करेक्ट, ओनली अर्पिता इज एलिजिबल नहीं। Since Singh Private Limited is a secured creditor and Arpita is a non-secured creditor, नहीं भाई, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू क्या 1 लाख रुपए से ज्यादा है? हाँ, तो आप फिर अपना हाथ छेड़ो, आप वहां पे परेशान करो, पर अगर नहीं है तो मत परेशान करो। यहाँ पे सिंह फाइनेंस कंपनी जो है वो परेशान कर सकती है, क्यों? क्योंकि उसको 4 लाख रुपए रिसीवेबल है। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन बीइंग पेंडिंग। अच्छा, यतन मैकेनिकल अपैरेटस प्राइवेट लिमिटेड, एक और ही नई कंपनी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और यतन जो कंपनी है इट इज डिसाइरस ऑफ डिस्चार्जिंग मिस्टर ऋतिक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सीएफओ। सेक्शन 218 प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या अगर किसी एम्प्लॉय का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उस दौरान अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकालने की बात कर रही है, तो उसको एनसीएलटी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके अप्रूवल के बाद ही आप निकाल सकते हो। तो क्या आप निकाल सकते हो ऋतिक को? कैन नॉट डिस्चार्ज टिल एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन। नहीं भाई। सीक अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी बिफोर डिस्चार्जिंग, करेक्ट। सीक अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्टर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, नहीं। कैन नॉट डिस्चार्ज, नहीं। डिस्चार्ज तो दो कर सकते हो, पर अप्रूवल लेकर के डिस्चार्ज करो। ठीक है, तो यहाँ पे ऋतिक जो है सीएफओ है, अगर आप उसको निकालना चाह रहे हो तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद डिस्चार्ज करोगे। ये था आपका सेक्शन 218 और ये था आपका केस स्टडी 29। सर जो लोग अभी मेरे साथ बने हुए हो, आप लोगों को अगर मजा आ रहा है तो प्लीज एक बार मेहनत के लिए लाइक जरूर करना। सिर्फ टारगेट रखेंगे इस वीडियो में 300 लाइक्स का, और आप लोग जरूर जाकर के लाइक कर देना। तुम लोग अपना प्यार बनाए रखो। अभी बस थोड़ी देर में हम खत्म कर देंगे, वैसे तो बहुत लेट हो गया है। 8:30 बजे तक का तो वैसे मेरा वैसे भी टारगेट नहीं था, 9 बजे तक का टारगेट था, पर ठीक है, अगर नहीं रखते तो इतनी स्पीड से अपन नहीं इतना क्वालिटी रिविजन कर पाते। चलो सर क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 करो। डाउट्स नहीं ले पाऊंगा विशाल, लास्ट में डाउट्स पूछ लेना बेटा। अगर दुनिया भर के लोगों का डाउट्स लेने लगे इस रिवीजन के दौरान तो कैसे खत्म होगा विशाल? और स्पैम मत करो बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो प्लीज जल्दी। सर पहले क्वेश्चन नंबर 30 के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, हाश। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30.1। In the above case scenario, one of the director Vallabh wanted to invest surplus funds of BDTL amounting to 50 lakh equity shares of reputed company as part of investment plan. It is noticed that 5 directors out of total 7 directors attended the board meeting in which the proposal was discussed. Only by 3 directors consented to the proposal. Sir, एक कंपनी में 7 डायरेक्टर है, उसमें से 5 डायरेक्टर मीटिंग में आए, 3 डायरेक्टर ने अपना कंसेंट दिया। ये लोग क्या करना चाह रहे? कंपनी का पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे। आपको पता है अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो सेक्शन 186 के अंदर आपको कंसेंट लगता है, ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो सर क्या ये 7 डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए?
क्या आपको 7 डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ उतने डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए जितने मीटिंग में आए हैं। तो 5 में पांचों डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए। अगर 3 लोगों ने कंसेंट दिया और 2 लोगों ने वोट नहीं भी किया ना, तो भी आपका रेजोल्यूशन अप्रूव नहीं होगा। आपको पांचों के पांचों डायरेक्टर का वोट चाहिए। तो सर यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल? VTTL कैन गो अहेड? बिल्कुल भी नहीं। VTTL cannot invest a fund because all the 5 directors present did not agree. B ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्या है? कैनॉट इन्वेस्ट बिकॉज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 7 डायरेक्टर्स मस्ट अटेंड। सातों के सातों डायरेक्टर आना जरूरी है क्या? नहीं सर, इतना नहीं कर सकते हम। तो ऑप्शन आपका बी है लास्ट, कैनॉट इन्वेस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्लान डिड नॉट रिसीव कंसेंट ऑफ 3/4 मेजोरिटी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, अपने को पता है 186 है। अगर आप लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट देते हो तो आपको ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग का कंसेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट वाला पढ़ो। It is evident that VTTL called a board meeting on 10 September 2021 at 3 p.m. at its RO to deliberate on an issue expanding its activity in certain other areas as well. However, no business could be undertaken for the want of quorum and the meeting was adjourned. From the following option choose. सर आपका मीटिंग एडजर्न होके कब जाता है? अगर आपकी मीटिंग थी 10 सितंबर को, तो मेरे को बताओ ना, ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट कब का होता है? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। तो 10th अक्टूबर, 10th अगर सितंबर है तो आपका 17 सितंबर को मीटिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एडजर्न मीटिंग। ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, the case scenario does not speak about appointment of any independent director. From the following four options, choose the one which indicates number of independent director that VTTL is required to appoint. Sir, VTTL को कितने independent director लगेंगे? सबसे पहले देखते हैं क्या VTTL listed कंपनी है? क्या VTTL listed कंपनी है? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेड अप शेयर कैपिटल दिया है और टर्नओवर दिया है। मतलब सर देखो, लिस्टेड कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो क्लियरली लिखा भी नहीं है और दूसरा कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दिया है। अब अगर अनलिस्टेड कंपनी होता है तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और लोन जो है 50 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है सर इसका? 6 करोड़। टर्नओवर और रिजर्व्स इन सरप्लस 2.5 करोड़ और टर्नओवर कितना है? 55 करोड़। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दोनों लिमिट के अंदर है। उस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। सर क्या लोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? नहीं, लोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आप जीरो मानोगे। तो इस केस में सर देयर इज नो नीड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। VTTL इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब सर 30 क्वेश्चन 30 पॉइंट डी सुनो। From the option given below, choose the one which indicates the maximum amount that VTTL can invest for acquiring by way of purchase the securities of any other body corporate with passing a special resolution. अगर आप SR पास किए बिना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? तो सर 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ पेड अप ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। 60% ऑफ तीनों या फिर 100% ऑफ दोनों, व्हिचएवर इज हायर। इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसआर पास किए बिना। अब सर इस कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल है 6 करोड़ का, फ्री रिजर्व 2.5 करोड़ और सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई डेटा नहीं है। तो टोटल होता है 8.5 करोड़, उसका 60% आता है 5.1 करोड़। दूसरा होता है फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। फ्री रिजर्व है 2.5 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, इसका 100%, तो टोटल आता है 2.5 करोड़। इन दोनों में से व्हिचएवर इज हायर क्या होगा सर? 5.1 करोड़। तो 5.1 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना अप्रूवल के, मैक्सिमम अप टू 5.1 करोड़। सर आपको याद आ रहा है क्या सेक्शन 186 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? एसआर पास किए बिना कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। समझे सर? क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, 35 और 40 करते हैं, चलो। पढ़ो सर क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? इसके लिए हमको केस लॉ पढ़ने की जरूरत है। लॉ तो लिखा है यस, पर अपन तो ढीठ है। पढ़ो पहला वाला क्वेश्चन। While making an application for insolvency to Insolvency and Bankruptcy Board of India for registration as a registered valuer, how much non-refundable application must have been paid? Choose the correct alternative. सर आप जब अपने आप को रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनाना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो एप्लीकेशन के साथ कितना फीस दोगे? सर ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आपको एप्लीकेशन के साथ 10,000 रुपया फीस देना पड़ेगा और ये आपके समरी नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप समरी नोट्स के पेज नंबर 4 में जाओगे तो लास्ट में 2 पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पे एक पॉइंट में पहला पॉइंट है कि 10,000 रुपए का फीस देकर के, 10,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल फीस देकर के आप आईबीबीआई को एप्लीकेशन दोगे कि हे आईबीबीआई, मेरे
मेरे को एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर तू रजिस्टर कर ले। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, after considering the application, the IBBI was prima facie of the opinion that registered ought not to be granted to perfect valuation। मतलब सर एक registered valuer बनने के लिए एप्लीकेशन दिया, IBBI ने ओपिनियन बनाया कि नहीं ग्रांट करूंगा, and the reason for forming such opinion were communicated to the NLP। Then after the receipt of such communication, maximum how much time would be allowed to perfect for submission of the explanation। मैंने एप्लीकेशन दिया रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनाओ, उसने बोला नहीं बनाऊंगा, उसने अपना कम्युनिकेशन दिया, मैं कितने समय के अंदर रिप्लाई करूं? सर ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, वापस से आपको पेज नंबर 4 में मिल जाएगा। आपको 15 डेज के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर को 15 डेज के अंदर आईबीबीआई को रिप्लाई करना पड़ेगा कि आईबीबीआई जो तुम बोल रहे हो गलत हो, मेरे को गलत है, प्लीज मेरे को ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर बना दो। उसके बाद क्या लिखा है सर, पढ़ो। The case scenario states that audit committee of Rupak Leathers Limited, audit committee appointed perfect valuation service to value its equity shares। Had there been no audit committee, who would have appointed registered valuer? सर अगर ऑडिट कमिटी ने अपॉइंट किया तो वेरी गुड, पर अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन अपॉइंट करता है? मालिक, बहुत आसान है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करता है, ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर ना ही प्रमोटर, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट करता है। एज पर सेक्शन 247, इन द एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमिटी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट, सपोज सीए प्रोमिला, ये कैसा नाम है बे? Suppose CA Promila became partner of perfect valuation, was levied a penalty under section 271J and such penalty has been confirmed by the ITAT। Then in such a situation, dash years must be lapsed after levy of the penalty to become eligible again। सर अगर आप एक सीए हो और आप पे इनकम टैक्स ने पेनल्टी मार दी 271J का, तो आप कितने साल तक डिस्क्वालीफाई हो जाओगे? तो लॉ ने कहा भैया 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, 5 साल तक के लिए आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये दोनों तो आपके सिलेबस में था भी सर, आपका क्वेश्चन नंबर 33.1 और 2 जो है ये आपके सिलेबस में नहीं था। ये जो आंसर है ये यस है। अच्छा, मतलब आप बिना पढ़े आगे बढ़ सकते हो और बिना पढ़े अपन आगे बढ़ गए। अब सर क्वेश्चन नंबर 33 के बाद कौन सा क्वेश्चन करना था अपने को? अपने को करना था क्वेश्चन नंबर 35 और 40। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 35 पे। बस बस मम हो गया बेटा, मम हो गया, बस बस धैर्य रखो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, सर ये मेरी निधि है, अपनी निधि है, अपनी निधि है, क्या इसको बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व कर सकते हो? हाँ, पर निधि कंपनी में अमेंडमेंट हुए तो इसमें कुछ चीजें इररिलेवेंट हो जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। निधि कंपनी का क्वेश्चन था करके मैंने मार्क कर लिया इसको कैटेगरी ए में, मेरी बात ध्यान से सुनना। द केस सिनेरियो, the case scenario states that after 9 months from the date of incorporation, Purvi Savings and Investment Nidhi Limited has 150 members. How many more members should be added by it so as to reach the limit of minimum number of members within 1 year from the date of incorporation? सर पहले लॉ ये कहता था जब तुम इनकॉर्पोरेट हुए हो ना उसके 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी कंपनी में 200 मेंबर हो जाने चाहिए, पर अब लॉ ने बोला दूसरी चीज। लॉ ने बोला अब जब तुम इनकॉर्पोरेट होते हो ना उसके 120 दिन के अंदर तुम बताओ कि कंपनी में 200 मेंबर हो गए हैं। तो मैं अकॉर्डिंगली क्वेश्चन तो अभी चेंज नहीं कर रहा हूं, पर आप समझ जाओ 150 मेंबर थे, कितने और चाहिए? 50 मेंबर और चाहिए। कितने समय में ऐड करना पड़ेगा? वैसे तो सर 9 महीना निकल गया है, पर आज के डेट में जो नई कंपनी है उसको 120 दिन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। लर्निंग क्या था सर इसमें? पहला, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 200, और कितने समय के अंदर अंदर चाहिए? अब से जो निधि कंपनी बनने वाली है ना उसको 120 दिन के अंदर, लेकिन पुरानी जो निधि कंपनी थी उनके लिए 1 साल का टाइम लिमिट था। Question number 35.2. Suppose after 9 months from the date of incorporation, Purvi has a net owned fund of 15 lakh. At the same time, deposit mobilized from the members were rupees 375 lakhs, which gave a ratio of 1:25. सर आपका नेट ओन फंड का पुराने रूल के हिसाब से रेशियो होना चाहिए था 1:2। यहाँ पे आपका नेट ओन फंड कितना है? खुद का पैसा 15 लाख है और सामने डिपॉजिट आपने ले रखा है 375 लाख का, जिसकी वजह से 1:25 का रेशियो आ रहा है। In order to reach the prescribed limit of 1 year, prescribed limit of deposits within 1 year, the company added how much more amount is required to be added by the Nidhi to the relevant figure of 15 lakh, assuming that deposit would remain 375। माना कि डिपॉजिट इतना ही रहेगा, अब ये पेड अप शेयर कैपिटल में कितना रुपया ऐड करोगे तब जाके आपका 1:20 का रेशियो आएगा। मतलब सर ये 375 अगर 20 है तो 1 क्या है? 1 आपका आएगा 18.75 लाख रुपीस। ऑलरेडी आपने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं तो 3.75 लाख रुपीस जो है वो आपको कंपनी में ला करके देना पड़ेगा। आप 3.75 लाख रुपीस ऐड करो तब जाके आपका नेट ओन फंड का 1:20 का रेशियो जो है वो मेंटेन होगा।
पर सर ये जो नेट ओन फंड का रेशियो भी है ना, ये वापस से आपको 120 दिन के अंदर देखना होगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं सर, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे को याद दिला दो। अच्छा, आप अगर एक डिपॉजिट होल्डर बन रहे हो, अगर आप एक कंपनी अगर निधि में डिपॉजिट होल्डर बन रहे हो, तो आपको मिनिमम कितना शेयर होल्ड करना पड़ेगा? अगर आप एक डिपॉजिट होल्डर बन रहे हो तो सर आपको एटलीस्ट 10 शेयर या तो होल्ड करने पड़ेंगे, या फिर उतने शेयर होल्ड करने पड़ेंगे जिसका वैल्यू 100 रुपया है, या तो 10 शेयर या 100 रुपया। तो सर यहां पे आपको मिनिमम 10 इक्विटी शेयर होल्ड करना पड़ेगा, ऑप्शन बी है। वो दूसरा ऑप्शन नहीं दिया है, एटलीस्ट 10 शेयर्स और शेयर्स इक्विवेलेंट टू ₹100। अगर आप एक डिपॉजिटर होल्डर बनते हो तो आपका शेयर होल्डर होना जरूरी है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, निधि जो है वो कितना इंटरेस्ट दे सकती है? तो आपको अगर याद होगा, तो जो इंटरेस्ट रेट आपका एनबीएफसी ऑफर करते हैं उस पे 7.5% जोड़ करके आप दे सकते हो। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके एनबीएफसी ऑफर करते हैं उससे 7.5% आप जोड़ करके दे सकते हो। एक्चुअली मैंने कुछ और बोला, सुनो। सर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम विच इज द हाईएस्ट विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय मुरबी। मतलब अगर आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो आप 6.5% क्या करते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। सर ये बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो लोन पे? अगर आप लोन सर अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो तो आप 6.5% दे रहे हो। अगर आप लोन दोगे तो कितना परसेंट चार्ज कर सकते हो? लॉ ने बोला 7.5% ऐड कर दे भाई, तुम 13.5% तक मैक्सिमम क्या कर सकते हो, सॉरी 14% तक मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। आंसर विल बी मैक्सिमम 15%। मतलब सर आपका जो डिफरेंस रहेगा, इसको एसएफएम में क्या कहते हैं? 6.5% और 14%, ये जो डिफरेंस है इसको क्या कहते हैं 7.5% का? अरे बोलो, कुछ तो कहते हैं ना एसएफएम में हम इसको, स्प्रेड। जो आपका स्प्रेड है वो 7.5% से ज्यादा नहीं रहेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ, वापस निधि का ही क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 40 ये वापस से शायद निधि कंपनी पे है। क्वेश्चन नंबर 43 40। यस, आप बिना पढ़े कर सकते हो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Karthikeya, a resident of Aluva, is desirous of opening a saving account, but before opening such account, he must be a member of Nidhi. How many minimum shares should be issued to him? कितना शेयर मिनिमम इशू होना चाहिए सर आपको? सर अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो या रेकरिंग डिपॉजिट खोलना चाहते हो तो मिनिमम एक शेयर आपके पास होना चाहिए 10 रुपए का, तो आप चल सकता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा मिनिमम एक शेयर आपके पास होने चाहिए, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट। सपोज Suppose Krishnamurthy, one of the directors of the Nidhi company, were to hold office of director for a term of 10 consecutive years, then when shall he be eligible for reappointment? अच्छा, निधि कंपनी में अगर डायरेक्टर होता है ना, 10 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, उसके बाद 2 साल का वनवास होगा। कितने साल का? 2 साल का आपका कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। तो आप 2 साल तक के लिए क्या नहीं हो सकते, वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकते। एज पर सेक्शन 406, इन केस ऑफ निधि कंपनी, term of director shall be 10 consecutive years, reappointment only valid after a period of 2 साल, 2 साल के बाद वैलिड हो जाएगा। How much interest can be offered on fixed and recurring deposit accepted from the members? Select from the correct option। तो सर कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट आप दे सकते हो डिपॉजिट्स पे? तो सर एनबीएफसी का जो रेट है ना, जो एनबीएफसी का मैक्सिमम रेट है ना, उससे ज्यादा तुम नहीं दे सकते। रेट्स नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ एनबीएफसी, करेक्ट। नेशनलाइज्ड बैंक नहीं देखना है, रीजनल रूरल बैंक नहीं देखना है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं देखना है, सिर्फ एनबीएफसी का रेट देखना है आपको। उसके अलावा आप कोई भी और रेट नहीं देखोगे। बस दोस्तों, बस सुनो, क्लास अभी खत्म हो रही है, क्लास बस खत्म ही होने वाली है, सुनो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 40.4, इन विच ईयर एट द अर्लीस्ट विनायका रिधि लिमिटेड वुड हैव टू गेट अप्रूवल ऑफ ओपनिंग ब्रांचेस? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्या लिखा है मैंने? आउट ऑफ सिलेबस, ध्यान देना, अपना पूरा ध्यान यहां पे देना। इन विच ईयर एट द अर्लीस्ट विनायक स्त्रोतम निधि लिमिटेड वुड हैव गॉट द अप्रूवल टू ओपन द ब्रांचेस एट दीज 3 पर्टिकुलर सिटीज? सर अगर आप एक कंपनी हो, नीचे देखो, आपको अभी तक प्रोविजन नहीं पता, नीचे प्रोविजन पढ़ो, मैंने अपने समरी नोट्स में हालांकि डाला है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रूल नंबर 8 है। आप एक बार समरी नोट्स में देखोगे तो आपके मॉड्यूल में नहीं है, फिर भी मैंने ये पॉइंट डाला है। एज पर निधि रूल्स, अ निधि में ओपन ब्रांचेस ओनली इफ इट हैज अर्नड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अब सर अगर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपका कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप ब्रांच खोल सकते हो। सर इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, देखते हैं। सर देखते हैं क्या लिखा है। Vinayaka Strotham Limited was thus incorporated in the year 2014। आप in the year 2014 incorporate हुए हो।
तो सर आप कम से कम 3 साल तो प्रॉफिट कमाओ। मान लो पहले दिन से प्रॉफिट कमा रहे हो, तब भी आपको 9 जुलाई 2017 तक वेट करना पड़ेगा। तो अर्लीस्ट आप 9 जुलाई 2017 तक वेट करोगे। कंपनी में नेट प्रॉफिट का कोई डेटा नहीं दिया है। कंपनी पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कब, अर्लीस्ट कब। तो तुम्हारे इनकॉर्पोरेशन के 3 साल वेट करो, प्रॉफिट दिखाओ, और 2017 के बाद तुम ब्रांचेस खोल सकते हो। अब सर उसके बाद क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुना जो है, Nagarajan, he was a managing director. He desired to open a branch in Kannauр district, but changed his plan and rather opened a new nidhi by the name Vinayak. What could be the reason for the change of his mind? वो एक ब्रांच खोलना चाहता था, पर ब्रांच खोलने की जगह उसने निधि कंपनी खोल लिया। क्या हुआ होगा? Because he did not get permission of ROC. Because he did not get permission of regional director, state government और RBI. सर सुनो, अगर एक कंपनी ब्रांच खोलना चाहती है ना, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही 3 से ज्यादा ब्रांच अगर खोल रहे हो, या फिर आप कोई न्यू डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ब्रांच खोल रहे हो, तो आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। किसका अप्रूवल लगेगा? रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, और ये अप्रूवल आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप बाहर जाकर के खोलने की कोशिश कर रहे हो, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लो, अगर वो मना कर देगा तो क्या ऑप्शन बचेगा? आपको नया कंपनी खोलना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे आपको रीजनल डायरेक्टर का परमिशन नहीं मिला होगा, इसलिए आपने क्या किया, ब्रांच खोलने की जगह निधि कंपनी खोल ली। तो सर ये प्रोविजन है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है, पर मेरे लेटेस्ट समरी नोट्स जो आपके पास ऑलरेडी होंगे उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है सर, बोलो समझा? अरे बोलो हाँ। सर एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को कराना है, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को आपको कराना है, फिर मैं छोड़ दूंगा। सर क्वेश्चन नंबर 23 जो अभी तक वेट किया है उसके लिए बोनस है। क्वेश्चन नंबर 23 करके जाना, वरना मत जाना। इतनी देर सबर किया है, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं करोगे ना, तो ये पूरे सेशन का मतलब नहीं रहेगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23। क्या ये क्वेश्चन को आप बिना केस पढ़े सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे नोट्स में भी कुछ करेक्शंस हैं, तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना और उसको करेक्ट कर लेना। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? The maximum amount of compensation which Mr. Shyam is entitled for premature termination of the office as a managing director. अगर आपका ऑफिस जल्दी टर्मिनेट हो जाता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा सर आपका पिछले 3 साल का एवरेज और बचा हुआ टेन्योर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ्स। ठीक है, अब कौन है यहाँ पे? मिस्टर श्याम। हम देखते हैं श्याम का रेम्यूनरेशन क्या था। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है सर, द रेम्यूनरेशन ड्रॉन बाय मिस्टर श्याम। श्याम का रेम्यूनरेशन अगर आप पिछले 3 साल का देखोगे तो 55 लाख, 62 लाख और 13 लाख। पर सर ये देखो, ये पूरे साल का है, 12 महीने का है। ये पूरे साल का है, 12 महीने का है। पर ये जो है ना, ये सिर्फ 2 महीने का है, 31 मई तक का। सर श्याम का हुआ क्या था, केस समझते हैं। श्याम जो है ना, 30 अपॉइंट हुआ था 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। पर उसका ऑफिस कब वेकेट हो गया? 31 मई 2021 को। सर कितना गैप है दोनों के बीच में? कितना समय का टेन्योर और बचा था उसकी लाइफ में? सर उसके लाइफ में 31 मंथ्स का टेन्योर बचा था। तो हम उसके 31 मंथ्स का सैलरी कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ्स का? 31 मंथ्स का। सर अब उसके एवरेज मंथली सैलरी कितना था? देखो सर, ये तीनों का सम कर लो। ये तीनों का सम करोगे तो 130 लाख आता है। कितने पीरियड में 130 लाख कमाया है इसने? इसने 26 मंथ्स में 130 लाख कमाया है। तो यहां पे आपको पता चलेगा, ये डिवाइडेड बाई 2 अगर करूं, 2 क्यों, डिवाइडेड बाई 13 अगर करूं, तो ये आपका क्या कर रहे हैं वे? हाँ 5 लाख। क्या कर रहे हैं शुभम? 5 लाख का आपको रेम्यूनरेशन आता है सर। 5 इंटू 31 मंथ्स, 5 लाख का एवरेज इंटू 31 मंथ्स का आपका रेम्यूनरेशन आता है कितना? 5 लाख इंटू 31 मंथ्स आएगा आपका 155 लाख, जो कि हो जाएगा 1.55 करोड़। 1.55 करोड़ का आपको क्या मिलेगा? आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो आंसर है 1.55 करोड़, ये आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। सर रेम्यूनरेशन कितने समय का मिलता है? जितना समय आपका बचा है, या फिर 3 इयर्स, विच एवर इज लोअर। यहां पे मैंने यहाँ पे करेक्शन 3 मंथ्स लिख दिया है, इसको 3 इयर्स कर दो प्लीज। 3 मंथ्स लिख दिया गलती से मैंने, उसको 3 इयर्स कर दो। उसके बाद पूछा है सर, चूज द फॉलोइंग ऑप्शन। इफेक्टिव कैपिटल ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इफेक्टिव कैपिटल निकालना है दोस्तों। अगर आप मेरे नोट्स बनाए होंगे तो आपको इफेक्टिव कैपिटल का फॉर्मूला याद होगा। इफेक्टिव कैपिटल में पेड अप शेयर कैपिटल आता है, उसमें शेयर प्रीमियम नहीं आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं आता है, शेयर प्रीमियम आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है पर रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आता है पर वर्किंग कैपिटल लोन या शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट नहीं आता है। और उसके बाद आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हो ना, उसको माइनस करते हो, लॉसेस माइनस करते हो और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, तब जाके इफेक्टिव कैपिटल निकलता है। अब सर इन्होंने एक टेबल दे रखा है, ये
इन्होंने टेबल दे रखा है ये और बोला इसमें से इफेक्टिव शेयर कैपिटल निकालो। क्या मैं पेड अप शेयर कैपिटल लूंगा? हाँ। शेयर एप्लीकेशन मनी लूंगा? नहीं। जनरल रिजर्व लूंगा? हाँ। रीवैल्यूएशन? नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम? हाँ। लॉन्ग टर्म लोन्स? हाँ। फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन पेबल आफ्टर 1 ईयर मतलब लॉन्ग टर्म है? हाँ। वर्किंग कैपिटल लोन लूंगा क्या? नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ये मेरा आउटफ्लो है तो मैं इसको कंसिडर करूंगा लेकिन मैं इसको माइनस करूंगा। मिसलेनियस एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ इसको भी मैं माइनस करूंगा। तो मेरा कितना आ जाएगा सर? 1000 करोड़। 1000, 1500, 1800, 2200, 2300, 2300 माइनस 400। 2300 माइनस 400 कितना हो जाएगा? 1900 लैक्स मतलब आपका 19 करोड़ का इफेक्टिव शेयर कैपिटल आ जाएगा। आपका इफेक्टिव शेयर कैपिटल जो है 19 करोड़ आपका आंसर है। ठीक है। अब पूछा है सर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके पूरे पूरे एमसीक्यू बुकलेट में अगर एक क्वेश्चन करने लायक था तो वो ये क्वेश्चन था। क्या लिखा है? द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड टू मिस्टर तुषार द मैनेजिंग डायरेक्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। आप तुषार को मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन दे सकते हो? सर अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर को आप मैक्सिमम 5% दे सकते हो। पर अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप शेड्यूल 5 में चले जाओगे। शेड्यूल 5 में आप जाके क्या देखोगे कि इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से रेम्युनरेशन कितना आएगा। सर यहां पे ना कंपनी के प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है नहीं बताया हुआ है। तो इफेक्टिव कैलकुलेशन दिया हुआ है मतलब कंपनी लॉस में है। तो लॉस में है तो आप शेड्यूल 5 में चले जाओगे। अब कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल कितना था दोस्त? कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल थोड़ी देर पहले आया 19 करोड़। कितना आया? 19 करोड़। 19 करोड़ मतलब आप कौन से स्लैब में आए? अगर नेगेटिव टू 5 करोड़ तो 60 लैक्स। और अगर 19 करोड़ 5 लैक्स टू लेकर के 100 लैक्स अगर है तो आपका कितना है? सॉरी 5 करोड़ टू 100 करोड़ अगर है तो आप 84 लैक्स वाले स्लैब में आओगे। मतलब एक मैनेजिंग डायरेक्टर को 84 लैक्स का रेम्युनरेशन मिल सकता है। करेक्ट। किसको मिल रहा है सर? तुषार। तुषार कौन है? आपका जो मिस्टर श्याम निकाल दिए थे ना उसके बदले में एक मैनेजिंग डायरेक्टर आया मिस्टर तुषार। पढ़ो सर क्या लिखा है। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। मिस्टर तुषार वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन 31 जुलाई 2021। अच्छा पूरे साल के लिए नहीं था सर सिर्फ 8 मंथ्स के लिए था। 31 जुलाई 2021 इन प्लेस ऑफ मिस्टर श्याम। कंपनी डिसाइडेड टू पे रेम्युनरेशन एज पर सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 जो आपको शेड्यूल 5 की तरफ भेज देता है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू पे एडिशनल रेम्युनरेशन। अच्छा उससे ज्यादा भी आप कुछ देने की बात कर रहे हो। ओके ओके। तो क्या देने की बात कर रहे हो सर? डीएनएस अलाउंस, एचआरए, एन्युटी फंड, रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या आप टैक्सेस का पैसा भी दे रहे हो मतलब ये भी रेम्युनरेशन में आएगा। एडिशनल रेम्युनरेशन पर मंथ आप दे रहे हो। दिस इज टू बी प्रोवाइडेड टू मिस्टर तुषार इन द कैपेसिटी ऑफ कंसल्टेंट सिंस ही possess requisite qualification in the opinion of NRC। अच्छा आप ये 2 लाख रुपए उसको क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो एक कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं और उसके पास कंसल्टेंट बनने के लिए डिग्री है। तो ये 2 लाख रुपए ना आप नॉर्मल रेम्युनरेशन में नहीं गिनोगे। इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर रेम्युनरेशन एज पर सेक्शन 197। सेक्शन 197 के हिसाब से ये आपके रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा आप सिटिंग फीस देने वाले हो बोर्ड मीटिंग के लिए। सबसे नीचे नोट क्या लिखा है? मिस्टर तुषार जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड किया है 31 दिसंबर तक। मतलब सर 4 मीटिंग अटेंड किया है। एक मीटिंग का 1 लाख रुपए दे रहे हो मतलब आप उसको 4 लाख रुपए और दोगे। और कितना रुपए दोगे सर? ये 7 लाख दोगे, ये 5 लाख दोगे, ये 6 लाख दोगे और ये 4 लाख दोगे। टोटल कितना हुआ? 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 और ये 4 लाख और मतलब 26 लाख आप उसको एक्स्ट्रा दोगे। और उसको नॉर्मल तो मिल ही रहा है। नॉर्मल कितना मिलेगा सर? ये जो 84 लैक्स था उसका 8 महीने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर तो था नहीं वो 31 जुलाई से था। तो 84 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स ये कितना हो जाएगा? अरे बोलो ये कितना हो जाएगा? ये आपका करीबन 2/3 3 28 नहीं हाँ 28। तो ये आपका 56 लैक्स आएगा। और 56 लैक्स में मैं कितना ऐड करूंगा? मैं ऐड करूंगा 26 लैक्स। 56 लैक्स में 26 लैक्स अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरा टोटल 82 लैक्स का जो है ये मैक्सिमम रेम्युनरेशन आ जाएगा। सर समझे? सर ये समझे क्या क्वेश्चन? जो लोग लास्ट तक रुके हैं उनके लिए मस्त क्वेश्चन था। तुम समझे क्या? बोलो। सर ये क्वेश्चन एक बार आराम से एक बार और सॉल्व करना क्लास खत्म होने के बाद आपको और जोर से समझ आएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो सर क्या लिखा हुआ है। फॉर रिमूवल ऑफ मिस्टर श्याम विच टाइप ऑफ रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड
एंड व्हाट इज द लास्ट डेट टिल विच मिस्टर तुषार शुड हैव बीन अपॉइंटेड? सर अगर आप किसी डायरेक्टर को निकाल रहे हो, खास करके मैनेजिंग डायरेक्टर को निकाल रहे हो, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो वैकेंसी होगी ना, उसको 6 महीने के अंदर भरना पड़ेगा। याद करो सेक्शन 203, मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी होता है तो 6 महीने के अंदर भरना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भरना पड़ेगा। और कब निकाला आपने? आपने शाम को कब निकाला? शाम को आपने निकाला सर 31 मई को। तो उससे 6 महीना कब ऐड करोगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 30 नवंबर तक जो है आप एक बंदे को ला सकते हो। तो 30 नवंबर जो है वो आपका लास्ट डेट हो जाएगा। लास्ट, whether contention of Aloe Vera Private Limited for denying inspection to Mr. J was correct, and if not, what are the consequences of the same? सर मिस्टर जे क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। तो ये जे का क्या होना है अभी। Mr. J, one of the members of Aloe Vera, wanted to inspect contract of service entered into by Aloe Vera with Mr. Tushar, managing director. He was denied such inspection on the ground that तुषार के साथ जो अग्रीमेंट है वो राइटिंग में नहीं है, तो क्या इंस्पेक्ट करेगा? तो उसने बोला सुन बे, लॉ पढ़ के आया हूं, मेरे को मत सिखा, ठीक है। अगर तुषार के साथ अग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है तो एक मेमोरेंडम बनाओ, और वो मेमोरेंडम को मेरे डिस्प्ले के लिए रखो, मैं वो मेमोरेंडम को इंस्पेक्ट करूंगा, पर तुम मेरे को इंस्पेक्शन करने से मना नहीं कर सकते। बोलो सेक्शन, बोलो सेक्शन, अरे जोर से बोलो मालिक। सेक्शन 190, सेक्शन 190 ये कहता है कि अगर एक कंपनी एमडी या होल टाइम डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक कॉपी इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो तुम क्या करोगे? बोलना भाई। अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप एक मेमोरेंडम बनाओगे, वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, पर तुम शेयर होल्डर को मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जे को उसने मना कर दिया, क्या उसका वैलिड है कंटेंशन? क्या denying inspection to Mr. J was correct? Was it correct? No, it was not correct. As the contract of service should have been made in writing. और सर उसका कॉन्सिक्वेंस भी पूछे हैं। अगर तुम राइटिंग में नहीं रखते तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पेनल्टी लगेगा सर, कंपनी पे 25,000 रुपए का और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 5,000 रुपए का। तो सेक्शन 190 पे जाने का और उसके पेनल्टी को इंपॉर्टेंट मार्क कर देने का। क्या पेनल्टी लगेगा सर? 25,000 रुपए कंपनी पे और 5,000 रुपए ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। आंसर करेक्ट है क्या? नहीं नहीं, यहां पे बोल रहे शुड हैव बीन मेड इन राइटिंग, नहीं भाई। यहां पे क्या है? नॉट करेक्ट। इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज नॉट इन राइटिंग देन अ रिटन मेमोरेंडम शुड बी प्रिपेयर्ड। हाँ, ये बेटर आंसर है, ये गलत है। सिर्फ राइटिंग में नहीं, अगर राइटिंग में नहीं है तो रिटन मेमोरेंडम बनाओ, नहीं अगर बनाओगे तो पेनल्टी लगेगा 25,000 और 5 लाख रुपया। आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट है। हुँ, समझ आया गाइस? इससे जल्दी आपका 2 घंटे में रिवीजन खुद से करते तो नहीं हो पाता। जो लोग शुरू से यहाँ तक बने हुए हो, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पूरा सेशन जमा होगा। अगर आप लोगों को और भी कुछ चीजें ऐसी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर बता देना। आप लोगों के कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखना, और बहुत सारे इससे कॉन्सेप्ट्स के भी रिवीजन हुए होंगे आपके, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज स्टडी वेल, प्लीज शो सम लव, do make sure you like the video, do make sure that you share this with your friends so that everyone। सर ये पूरे कैटेगरी ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो ऐसे शायद होंगे नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप समरी नोट्स भी पढ़ लोगे तो बहुत हो जाएगा। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो हमने कर लिया। अगर आपको चाहिए कि जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है कैटेगरी ए के वो भी मैं आपके लिए करवा दूं तो मेरे को कमेंट पे बता देना, वो भी मैं करवा दूंगा। अगर आप लोग बहुत लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर से कमेंट करना, लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, और अपना ध्यान रखो। Until then, I'll see you in the next video. Until then, yes बेटा ये वीडियो YouTube पे ही रहेगा। Until then, I will see you. Take care of your health and bye bye. This is CA Shubham Singhal signing off.